बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। आज के जो हमारी प्रेजेंटेशन की आउटलाइन है उस पर थोड़ा सा सरी नज़र डालेंगे। सबसे पहले जिस बारे में आज हम रीड करेंगे वो है व्हाट इज़ मॉनिटरिंग, वाई मॉनिटरिंग, व्हाट टू मॉनिटर, हाउ टू मॉनिटर, टाइप ऑफ मॉनिटरिंग, इंटरनल मॉनिटरिंग, एक्सटर्नल मॉनिटरिंग, चैलेंजेस इन इंटरनल मॉनिटरिंग, चैलेंजेस इन एक्सटर्नल मॉनिटरिंग, पेफ मॉनिटर लिमिट्स ड्यूरिंग मॉनिटरिंग। सबसे पहले हम एवेल्यूशन, मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन का डिफरेंस देखेंगे। मॉनिटरिंग इट इज़ द कंटिन्यूस एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, एनालिसिस, रिफ्लेक्शन, रीप्लानिंग to ensure that the program project is going according to plan. And evaluation it is judging, appraising, determining the worth, value or quality of a project to make necessary decisions. It is done in terms of relevance, efficiency, effectiveness, impact, sustainability. मॉनिटरिंग और एवेल्यूशन को अगर मैं एक रोज़मर्रा लाइफ से कोड करूँ तो आई थिंक के ज़्यादा इजी से क्लियर हो जाएगा। मॉनिटरिंग प्रोसेस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है लाइक अगर हम घर में जैसे चाय बना रहे होते हैं तो ड्यूरिंग प्रोसेस हम चाय बनाते हुए सबसे पहले पतीली में पानी डालते हैं, पानी गर्म होता है, उसमें चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, दूध डालते हैं। जब चाय में उबाल आता है तो हम थोड़ी सी चाय एक कप में अलग लेकर उसको चेक करते हैं क्या मीठा और चीनी बराबर है। अगर कोई डेफिशिएंसी महसूस करते हैं तो हम उसमें मज़ीद उसका एडिशन करके उसकी जो प्रोग्रेस है उसको और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली मॉनिटरिंग एज लाइक चाय, जिस तरह चाय को बनाते वक्त साथ साथ हम उसके इंग्रेडिएंट्स को कम या ज़्यादा करने के हवाले से वर्क कर रहे होते हैं, मॉनिटरिंग भी सेम लाइक प्रोसीजर है कि जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए उसमें किस टाइप की जो एफ़र्ट्स है उसको ऐड करने की ज़रूरत है वो हम साथ साथ करते जाते हैं ताकि एट दी एंड हमारे जो चीज़ हमने प्लान की है वो उसकी जो फाइनल शेप है वो परफेक्ट सामने आए। जबकि एवेल्यूशन जो है वो इसके ऑपोजिट प्रोसेस है। एवेल्यूशन आफ्टर कंप्लीशन टास्क उसकी जजमेंट का नाम है, यानी जब चाय बन जाती है और फिर वो मेहमान को पेश की जाती है। अब डिपेंड करता है मेहमान के ऊपर कि वह चाय पीने के बाद क्या कमेंट्स करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो जो चाय हमने बहुत अच्छी लगी है, हमने उसकी थ्रू आउट मॉनिटरिंग करने के बाद बनाई है और हमें लगता है कि ये परफेक्ट चाय है, ज़रूरी नहीं है कि वो मेहमान भी पिए तो सेम कमेंट्स करे। हो सकता है कि वो किसी और तनाज़र में सोचते हुए वहाँ यानी वो अपने टेस्ट के मुताबिक, अपने मिजाज के मुताबिक वहाँ पे इस्लाही पहलू जो है वो सामने रख सकता है। वो ये भी कह सकता है कि चाय में इलायची होती तो और ज़्यादा चाय मज़ेदार होती है, अदरक का इजाफा हो जाता तो चाय और मज़ीद अच्छी बन सकती है। तो बेसिकली एवेल्यूशन वो प्रोसेस है जो टास्क की कंप्लीशन के बाद उसको टेस्ट करके फिर उसके बारे में जो है उसके मज़ीद इफ़ेक्टिवनेस पे उसको मज़ीद जो है वो बेहतर बनाने के लिए, उसमें मज़ीद एफिशिएंसी क्रिएट करने के लिए जो है वो डाटा कलेक्शन की जाती है। वाई एंड व्हेन, वाई मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन, व्हेन मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन। मॉनिटरिंग ऑब्जर्व, चेक, रिकॉर्ड, काउंट डे टू डे डिसीजंस, प्रोवाइड इन्फो फॉर एवेल्यूशन, एंड एवेल्यूशन जज एंड वैल्यूज़, असेस मेजर डिसीजंस, प्रोवाइड इन्फो फॉर प्लानिंग। ये सिचुएशंस हैं जिनमें मॉनिटरिंग की जाती है। क्यों की जाती है? रीज़न्स आपके सामने हैं कि चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए, उनका रिकॉर्ड इकट्ठा करने के लिए, डे टू डे अपने डिसीजंस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और बाद में एवेल्यूशन के लिए डाटा प्रोवाइड करने के लिए जो है वो मॉनिटरिंग की जाती है। जबकि एवेल्यूशन जो है वो जज करने के लिए चीज़ों की वैल्यू को, उनको असेस करने के लिए, अब बड़े बड़े डिसीजन करने के लिए, और जो प्लानिंग नेक्स्ट प्लानिंग के लिए जो है वो डाटा प्रोवाइड करने के लिए एवेल्यूशन की जाती है। व्हेन की कब जाती है? ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन, जब हम काम पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो मॉनिटरिंग उसी प्रोसेस के दौरान होती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल कोड की कि चाय बनाते वक्त हम साथ साथ देखते जाते हैं इंग्रेडिएंट्स के उतार चढ़ाव को, कंटिन्यूस यानी उस प्रोसेस के चलते चलते जितना काम हम उसमें मज़ीद उसके टेस्ट को बेहतर करने के लिए ऐड कर सकते हैं। जबकि एवेल्यूशन जो है या तो पहले की जाती है या फिर बाद में, बिफोर और आफ्टर, पीरियोडिक।
यानी उसको आप मरहलावार भी कर सकते हैं, काम शुरू करने से पहले भी और काम के बाद में भी कर सकते हैं। व्हाट डू वी मॉनिटर? इनपुट एंड सेकंड आउटपुट। इनपुट बेसिकली इन सिंपल टर्म्स दोज थिंग्स दैट वी यूज़ इन द प्रोजेक्ट टू इम्प्लीमेंट इट, यानी वो एसेट्स जो हम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए यूज़ करते हैं वो हमारी तरफ से इनपुट्स होती हैं। लेट्स सपोज अगर एक स्कूलिंग की बात करूँ तो स्कूल चलाने के लिए स्कूल में अमले से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर ईच एंड एवरी थिंग जो एक परफेक्ट स्कूल को चलाने में मावन साबित होती है इंतज़ामिया की तरफ से जो प्रोवाइड की जाती है वो उनकी तरफ से इनपुट्स होती हैं। आउटपुट आर यूजुअली व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स हैज़ अचीव्ड इन द शॉर्ट टाइम। तो अगर मैं आउटपुट्स की बात करूं तो स्कूलिंग में वो हाई ग्रेड्स, हाई रिज़ल्ट्स और स्टूडेंट्स एडमिशन्स, ये वो चीज़ें हैं जो शो करती हैं कि इतनी सारी एफ़र्ट्स, इतनी सारी इंफरादी क़ुव्वत को की प्रोवाइडिंग के बाद अदारा इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसकी सोसाइटी में क्या वर्थ है और जो उसके एजुकेशनल रिज़ल्ट्स जो हैं वो उसकी ग्रेडिंग क्या है, ये सब वो चीज़ें हैं जो उसकी इनपुट के पीछे आउटपुट होती हैं जिसको कि देखा जाता है। तो मॉनिटर इन्हीं दो चीज़ों को किया जाता है कि जो इनपुट हम दे रहे हैं और उसके बदले में जो आउटपुट हमें हमारे रिज़ल्ट की सूरत में मिल रही होती है। टाइप्स ऑफ मॉनिटरिंग। There are two types of monitoring. First monitoring is internal monitoring and second monitoring is external monitoring. Internal monitoring is like personal monitoring, यानी वो monitoring it is the process through which a provider identifies its own strengths, risk areas for improvement and progress in providing quality education and trainings. इंटरनल मॉनिटरिंग वो मॉनिटरिंग है जो हम अपने काम को में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए, अपने इम्प्रूवमेंट एरियाज़ की डायग्नोस करने के लिए हम खुद से खुद को मॉनिटर करते हैं ताकि हम बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। उसमें सबसे पहले हमें जिस चीज़ को देखना होता है वो स्कूल एवेल्यूएशन फॉर्म सबसे पहले, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी बिल्डिंग जिसमें जो कि प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमने अच्छी क्वालिफ़िकेशन को प्रमोट करना है, तो उसमें सबसे पहले जिस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे इसके सम बेसिक कंपोनेंट्स पे बात करूँगी। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले बिल्डिंग क्लीननेस आएगी। उसमें हम देखेंगे क्लासरूम, कॉरिडोर्स, विंडोज़, डस्ट डोर्स एंड फर्नीचर्स आर डस्टलेस एंड वेब फ्री, वाटर कूलर्स inside or outside are around cooler and glasses are free of accumulate dust, insects, etc. Areas clean, washroom before the school begun, यानी जो वॉशरूम्स हैं, जो पानी पीने के एरियाज़ हैं, जो रूम्स हैं, कॉरिडोर्स हैं, हॉल्स, विंडो, खिड़कियाँ, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डस्टलेस है, कहीं कोई जाले तो नहीं लगे हुए, किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी तो उसमें नहीं है। तो कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले जो है वो बिल्डिंग की क्लीननेस आएगी। उसके बाद अराइवल टाइमिंग्स में हम स्टाफ का जो है वो टाइम देखते हैं, जिसमें मेन जो है वो हमारे आया गार्ड्स जिन्होंने स्कूल स्टार्टिंग से एक घंटा पहले स्कूल पहुंचना होता है। उसके बाद हमारी प्रिंसिपल जो आधा घंटा पहले स्कूल में मौजूद होते हैं। उसके बाद हमारी वाइस प्रिंसिपल जो भी प्रिंसिपल के साथ ही उसमें स्कूल पहुंचना होता है। नंबर ऑफ़ टीचर्स जो इन टाइम स्कूल आए, जिनकी टाइमिंग स्कूल के एग्जैक्ट टाइमिंग से 15 मिनट बिफोर। उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिन्होंने स्कूल लगने से कम व बेश कोई 5 मिनट पहले स्कूल, कम से कम 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट पहले स्कूल पहुँचें, ना इससे जल्दी ना इससे लेट। बच्चों के अंदर इस हैबिट को डेवलप करें कि वो टाइम को के पंक्चुअल हों, और जो है वो उसमें बहुत अर्ली आने के भी नुकसानात होते हैं, क्योंकि उस वक्त स्कूल में जो है वो मैनेजमेंट मौजूद नहीं है, तो किसी किस्म की भी कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो लिहाजा अपने बच्चों और पेरेंट्स को इस बारे में ज़रूर अवेयरनेस दें कि जब प्रिंसिपल स्कूल में मौजूद हो तो उसकी मौजूदगी के बाद ही बच्चे स्कूल पहुँचे। अगर आपसे पहले कोई बच्चा स्कूल के अंदर पहुँचा हुआ है तो आप उसको पकड़ें और उनको अपने पास सामने बिठाएं और उन्हें अच्छे तरीके से क्लियर करें कि नेक्स्ट टाइम वो इस तरह आपसे पहले स्कूल में आके ना बैठें। असेंबली डिसिप्लिन को मेंटेन करना,
लाइनों में बच्चों का असम्बली एरिया में जाना, असम्बली लाइन अप होके खड़े होना, अपनी हाइट के हिसाब से खड़े होना। उसके बाद एक दूसरे के साथ जो है वो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, असम्बली में तरबियत के हवाले से लेक्चर देना, क्योंकि स्कूल नाम तालीम का नहीं बल्कि तरबियत का है, और तरबियत के लिए सबसे बेहतरीन जो पहलू है वो असम्बली प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम सब इकट्ठे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। तो लिहाजा उस टाइम को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करना भी जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी है। उस टाइम में हमारे तमाम टीचर्स का, तमाम बच्चों का और स्टाफ का उस एरिया में मौजूद होना ज़रूरी है, ताकि डे स्टार्ट पे कोई मैसेज जो हम उस दिन के हवाले से करना चाह रहे हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारे तमाम लोगों तक एक जैसा पहुँचे, सो वो सब लोग जब वहाँ मौजूद होंगे तो सबकी मौजूदगी में प्रिंसिपल अच्छे से उनसे शेयर कर सकती है। उसके बाद टीचर्स लीव एंड कॉल रिकॉर्ड, स्टाफ कौन सा स्कूल नहीं पहुँचा, असम्बली के फ़ौरन बाद आपने इसको देखना है। जो बच्चे स्कूल नहीं आए उनके नेम की लिस्टिंग करनी है, फिर उनको कॉल्स करनी है ताकि पता चल सके कि कौन सा बच्चा किस रीज़न की वजह से स्कूल नहीं आया। स्टाफ में से जो पर्सन स्कूल नहीं आए उनमें से कौन लीव पे है, कौन एब्सेंट है, कौन जो है वो मज़ीद लेट स्कूल पहुंचा है, जो असम्बली के बाद स्कूल आया है। इन सारी चीज़ों का चेक एंड बैलेंस करना और इसका रिकॉर्ड रखना। उसके बाद ब्रेक, होम टाइम डिसिप्लिन, यानी सबसे क्रूशल टाइम और आई थिंक के तरबियत के लिए जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग टाइम है, जिसमें स्टूडेंट्स ने एक दूसरे के साथ जो है वो खेल कूद भी करनी है, लंच भी बैठ के करते हैं। तो ऐसे में हमें अपने बच्चों के अंदर इन छोटी छोटी हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए कि वे एक दूसरे के लिए केयरिंग हों, एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करें, ना कि एक दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाएँ। चोरी जैसे छोटे छोटे जो बेमकसद सी चीज़ें बच्चे एक दूसरे की पकड़ लेते हैं, बैग में डाल लेते हैं, जो कि वो नहीं जानते कि ये गलत हैं। तो ऐसे टाइम पे उनकी उस हवाले से तरबियत को मद्देनज़र रखते हुए इंतज़ामिया को मुतहर्रक और रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जब सब इजी होते हैं तो प्रिंसिपल बिज़ी होता है, और जब प्रिंसिपल सब बिज़ी होते हैं तो प्रिंसिपल इजी होता है। तो सो ब्रेक और होम टाइम जो है वो प्रिंसिपल के बिज़ी रहने का टाइम है। सो उसे टाइम टू टाइम राउंड करना चाहिए, देखना चाहिए कि तमाम ड्यूटी टीचर्स अपने अपने एरियाज़ में ड्यूटी कर रहे हैं, बच्चे जो है वो किस टाइप की एक्टिविटी में मशगूल हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या फिर किसी नेगेटिव एक्टिविटीज़ को अप्रोच कर रहे हैं। उसके साथ साथ होम टाइम पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बच्चे जब बाहर निकलते हैं, घरों को जाते हैं, तो ये बच्चे हमारे स्कूल के सबसे बड़े एम्बेसडर्स होते हैं। इन्हें देख के जो है वो लोगों ने आपके बारे में अपनी परसेप्शन कायम करनी होती है कि यह अदारा किस लेवल पे काम कर रहे हैं। तो उस टाइम बच्चों की ज़ाहिरी हालत को मद्देनज़र रखें, बच्चों की शर्ट्स अच्छे से उसके कॉलर के बटन बंद हों, टाई वाई वेयर की हो, बालों को अच्छे तरीके से साफ़ यानी कंघी करें और मुँह हाथ धोएं। बच्चे अच्छे फ्रेश अंदाज में स्कूल से बाहर निकलें, ताकि जो है वो एक स्कूल का इम्पैक्ट सोसाइटी पे अच्छा बढ़े। PTM पेरेंट्स टीचर मीटिंग किसी भी स्कूल की जो है वो स्ट्रॉन्ग एक एलिमेंट है किसी भी स्कूल की वर्किंग में, क्योंकि वालिदैन, असातिज़ा और बच्चा तीनों मिलें तो एक ट्रायंगल कंप्लीट होता है। और इस ट्रायंगल में कोई एक एंगल भी झोल खा जाए तो बच्चे की तरबियत जो है वो बहुत अच्छी नहीं की जा सकती, उसमें कमी रह जाती है। तो लिहाजा PTM का रिकॉर्ड ज़रूर रखना चाहिए। डेली बेसिस पे हमें प्रॉब्लम क्रिएटर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से मिलना चाहिए। जो प्रॉब्लम हमें बच्चे के हवाले से आ रही है हमें उसके वालिदैन से शेयर करनी चाहिए, और जो वालिदैन को स्कूल के हवाले से या बच्चे की अखलाकियात के हवाले से अगर कहीं वो कोई डेफिशिएंसी फ़ील कर रहे हैं तो उन्हें आके स्कूल इंतज़ामिया से शेयर करना चाहिए, ताकि हम दोनों के ताउन से जो है वो बच्चा मज़ीद बेहतरी की तरफ जा सके। तो उस PTM का रिकॉर्ड मेंटेन करना, किस टाइप की कंप्लेन आपको थी, आपने शेयर की, पेरेंट्स ने उसमें किस टाइप का कोऑपरेट आपको किया, या पेरेंट्स को बच्चे के अखलाकी पहलू के हवाले से किस किस्म की डेफिशिएंसी उन्होंने आपसे शेयर की, उसको बेहतरी के लिए आप कौन सा लाहे अमल अपना रहे हैं, उन सारी चीज़ों का जो है वो रिकॉर्ड अपने पास रेडी रखना, उसको मेंटेन करना हमारी ज़िम्मेदारी है। रिकॉर्ड मेंटेनेंस, वो रिकॉर्ड जो एक्टिव रिकॉर्ड जिसमें विड्रॉल रजिस्टर, टीचर अटेंडेंस रजिस्टर, स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर, सैलरी रजिस्टर, रोज़नामचा डायरी, उसके बाद डेली के जो आपके लेसन प्लान,
स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स की डेली टीचर एवेल्यूएशन रिकॉर्ड, ये वो चंद एक चीज़ें हैं जो डेली बेस पे प्रिंसिपल के यूज़ में रहती हैं और इन चीज़ों को डेली चेक करना और इनके मेंटेनेंस का ख्याल करना प्रिंसिपल की ज़िम्मेदारी है। सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप हमारा है प्रिंसिपल एवेल्यूएशन, यानी जो प्रिंसिपल है वो एक ब्रांच का मेन पिलर होता है। जब तक उस में ये चंद एक कंपोनेंट जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ अगर ये उसके अंदर मौजूद नहीं होंगे तो तब तक उस स्कूल का स्ट्रॉन्ग होना आई थिंक इम्पॉसिबल है। मशहूर मकूला है कि गुड प्रिंसिपल इज़ इक्वल टू गुड स्कूल, यानी एक पर्सन अगर स्कूल के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो बाकी उसकी पूरी टीम का या स्कूल का स्ट्रॉन्ग होना इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं होता। लिहाजा एक प्रिंसिपल के अंदर जिन पहलुओं को देखना सबसे ज़रूरी है वो है नंबर 1 पे जो कंपोनेंट है वो है पर्सनैलिटी। यानी पर्सनैलिटी से मुराद ये नहीं है कि वो बड़ा यानी कि तैयार श्यार हो के वो मॉडर्न पर्सन बना हो। पर्सनैलिटी में जो सबसे चीज़ आती है वो नंबर 1 पे है वेल ड्रेस्ड और टू बी मोटिवेटेड, परफॉर्म वेल इन असेंबली, बी अवेयर स्कूल पॉलिसीज़, यानी जो स्कूल सिस्टम के अंदर पॉलिसीज़ डिज़ाइन की गई हैं वो उनसे अवेयर भी हो और उनको अच्छे तरीके से ओबे भी कर रहा हो। यानी एक अच्छा पर्सन, एक गुड पर्सनैलिटी का सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है कि वो एक अच्छा ओबे करने वाला पर्सन होता है। अदारे की तरफ से जो पॉलिसीज़ उसके सामने रखी जाती हैं वो उनको अच्छे तरीके से ना सिर्फ उस पर ख़ुद अमल करता है बल्कि आगे भी लोगों को उस पर अमल करवाता है। उसके टू बी वेल ट्रेंड, कॉन्फिडेंट एंड जॉयल, यानी वो पुरअतमाद होता है और उसका जो है वो ट्रेंड पर्सन होता है, अपनी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहा होता है। वैल्यूज़ एंड ऑनर्स, कल्चर एंड अचीवमेंट्स। सेकंड पे जो उसका स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है वो है टाइम मैनेजमेंट, टू बी पंक्चुअल एंड रेगुलर इन हर स्कूल विजिट्स, to be punctual and regular in her evaluation, to be punctual and regular arrival and departure time। यानी जो चीज़ें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो कहते हैं कि वक्त एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर आप गंवा दें तो वो दोबारा वापस नहीं आ सकता और सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट अगर आप कहीं कुछ करते हैं तो वो है आपकी ज़ात का दिया हुआ टाइम। यानी आप किसी के साथ अगर बहुत मुखलिस हैं और आप समझते हैं कि आप कुछ ऐसा वहाँ पे डेडिकेशन शो करना चाह रहे हैं अपनी तरफ से जिसका नेमल बदल आपको नहीं कोई दे सकता, तो वो मेरे ख़्याल में जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है वो है आपका वक्त। क्योंकि वक्त वो चीज़ है जो आप अगर एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो दोबारा लौट के वापस नहीं आ सकता। तो प्रिंसिपल को सबसे ज़रूरी है कि वो अपने अराइवल और डिपार्चर टाइम में पंक्चुअल हो, वो अपने टीचर्स की एवेल्यूएशन में पंक्चुअल हो और वो अपने जो है वो स्कूल के विज़िट्स, यानी जब उन्हें बोला गया कि 3 टाइम स्कूल में विज़िट करें, मॉर्निंग में जब स्कूल पहुंचती हैं तो फ़ौरन से आके पूरे स्कूल का विज़िट करें, उसके बाद असेंबली के बाद जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएँ तो होल कैंपस का एक विज़िट करें, ब्रेक टाइम के फ़ौरन बाद पूरे स्कूल का एक विज़िट करें, छुट्टी के बाद जब तमाम लोग चले जाएं तो प्रिंसिपल की ड्यूटी में ये चीज़ शामिल है कि वो स्कूल का ईच एंड एवरी कॉर्नर एक बार अपनी तसल्ली से विज़िट करने के बाद स्कूल से मूव करें। उसका एक बड़ा एडवांटेज ये भी है कि बाज़ों का छुट्टी के टाइम बच्चे कहीं वॉशरूम में या इधर उधर शरारत से कोई बच्चा किसी रूम में लॉक ना रह जाए। इसके अलावा भी दीगर बहुत सारी चीज़ें, किसी बच्चे का कोई चीज़ इधर उधर पड़ी रह गई है तो प्रिंसिपल अपनी निगरानी में एक विज़िट करे और अपना जो आया जी हैं उनके थ्रू वो अपनी इस तरह की चीज़ों को कलेक्ट करके अपने ऑफिस में रखवाएं और नेक्स्ट डे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टूडेंट तक करवाए। उसके मैनेजमेंट स्किल, यानी ऐसी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना आना चाहिए। अब कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करनी होती हैं। हैव नॉलेज अबाउट बिल्डिंग प्रॉब्लम्स, मैनेजमेंट स्किल में सबसे पहली चीज़ जो जिस जगह पे वो काम कर रही है उसके प्रॉब्लम से उसको अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके बारे में वो स्किलफुल हो के वो इनको मैनेज कर सकेगी। हैव नॉलेज अबाउट टीचर्स प्रॉब्लम, हैव नॉलेज अबाउट स्टूडेंट प्रॉब्लम्स, हैव नॉलेज अबाउट आया गार्ड प्रॉब्लम्स, हैव नॉलेज अबाउट गार्ड्स प्रॉब्लम्स एंड हैव ऑल प्रॉब्लम्स रिकॉर्ड। यानी उसके ज़ेरे साया जो उसके लोग हैं
उनको किस किस्म के मसाइल दरपेश हैं, वो हर एक चीज़ से अवेयर होगी। जब तक वो अवेयर नहीं होगी तब तक वो कोई भी चीज़ अच्छे से प्लान नहीं कर सकती और चीज़ों को जो है वो मैनेज करके बेहतर उसके रिज़ल्ट्स नहीं दे सकती। फ्राइडे मीटिंग्स, प्रिंसिपल को बाउंड होता है कि वो एवरी फ्राइडे अपने स्टाफ के साथ बैठे बातचीत करें। जब तक वो इस तरह की सिटिंग नहीं रखेंगे तो पूरे वीक में जो उन्होंने वहाँ अवेयर किया, अपनी चीज़ों को वहाँ से नोट डाउन किया है कि क्या क्या चीज़ें आया गार्ड में किस टाइप की प्रॉब्लम्स को उन्होंने फ़ील किया, मैनेजमेंट टीचर्स में किस टाइप की प्रॉब्लम्स उन्हें लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से क्या मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। वो जब इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड अपने पास सेव करती हैं तो आफ्टर 5 डेज़ फ्राइडे अपने पूरे स्टाफ के साथ बैठती हैं। ज़रूरी नहीं होता हर एक, कहते हैं एक और दो मिलके 11 हो जाते हैं। तो जब हम अपने स्टाफ के साथ बैठते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स उनके सामने रखते हैं तो वहाँ से हमें बेहतर सोल्यूशन मिलते हैं। लिहाजा सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है कि एवरी फ्राइडे अपने स्टाफ के साथ जो है वो मीटिंग के लिए बैठें और उनसे उनके सामने अपनी प्रॉब्लम रखें और उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन बोलें। 5Y फार्मूला को वहाँ इम्प्लीमेंट करें, यानी कहते हैं कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम को लिख के उन 5 सवाल करें कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, 5वें वाय तक पहुँचते पहुँचते आपको अपने मसाइल का खुद ही हल मिल जाता है। तो उसी तनाज़ुर में ये मीटिंग का होना ज़रूरी है। जब आप अपने मसाइल अपने स्टाफ के सामने रखते हैं तो आपकी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो उनके मसाइल, आपके मसाइल का हल उनके पास होता है। लिहाजा फ्राइडे मीटिंग का रिकॉर्ड सेव करें। उसके बाद क्लास ऑब्जर्वेशन में जो ज़रूरी चीज़ है वो उसको गिविंग प्रॉपर गाइडलाइन टीचर्स को दे, कमांड ऑन टीचर्स हो, कमांड ऑन कैंपस, कमांड ऑन टीचर्स। क्लास ऑब्जर्वेशन में जिन चीज़ों को उन्होंने ध्यान रखना होता है, एवेल्यूएटिंग टीचर्स बाय शेड्यूल, अपना एक शेड्यूल तरतीब दे के अगर उसके पास 20 लोग हैं तो उन्होंने एक दिन में कितने टीचर्स को एवेल्यूएट करना है। 30 मिनट उसकी क्लास में बैठे एक एक पहलू को एवेल्यूएट करे, बाकायदा उसका रिकॉर्ड अपने पास रखे और जो हर्डल्स वहाँ देखने को मिलती हैं उनको अपने पास नोट डाउन करें और फिर फ्राइडे मीटिंग में अपने स्टाफ से शेयर करें। इंश्योरिंग ही ड्यूटी लिस्ट ऑफ टीचर्स, अपने स्टाफ की जो ड्यूटी लिस्ट है वो बनाएं। मेंटेनेंस ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड, यानी अपनी क्लास को ऑब्ज़र्व करने के बाद जो जो चीज़ें वहाँ से उन्हें मिल रही हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करें। एप्रिसिएशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है किसी भी काम को स्मूथली चलाने के लिए। जो सबसे ज़रूरी है वो है कि हमें एक दूसरे की हौसला अफजाई ज़रूर करनी चाहिए। तो चूँकि वो मेन पर्सन है और उसकी थपकी बहुत सारे कमज़ोर लोगों को भी आगे बढ़ने में मामन साबित होती है, तो लिहाजा उसे ख्याल करना चाहिए उनके टीचर्स के काम को, उन्हें जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। स्टूडेंट बहुत अच्छा काम जो कर रहे हैं उनके काम के हवाले से उन्हें असम्बली में अप्रिशिएट करना चाहिए। आया गार्ड को डेली बेस उनके काम को ऑब्ज़र्व करने के बाद उनके जहाँ कहीं नेगेटिविटी को शेयर करते हैं उसके साथ साथ वहाँ उनके अच्छे काम के लिए उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और उन तमाम अप्रिसिएशन का अपने पास जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात इंसान जो है बहुत तलख़ बात जो है वो शीरनी में लपेट के करता है तो सुनने वाले को वो उतनी बुरी नहीं लगती, लेकिन बाज़ औक़ात बात बिल्कुल ही ठीक होती है या अच्छी होती है, लेकिन करते वक्त वो एक वो वाली मुहावरा के एक तो है करेला और ऊपर से वो भी नीम चढ़ा, वो वाले अंदाज में अगर बात करेंगे तो वो अच्छी बात भी जो है वो बुरी लगती है। लिहाजा मेन जो पर्सन है उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसे लोगों से जो बातचीत जो है टुवर्ड्स सीनियर, टुवर्ड्स जूनियर, टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, टुवर्ड्स पेरेंट्स, टुवर्ड्स आया गार्ड, यानी उसकी कहते हैं कि हर इंसान जो है वो उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल पूछा जाएगा। तो एक प्रिंसिपल जो है उसकी राया में उसके बच्चे, उसके उन बच्चों के पेरेंट्स, उनके आया गार्ड, उनके टीचर्स और दीगर वो लोग जो किसी भी तरीके से अदारे से मुंसलिक हैं वो सारे उनकी रैयत हैं, तो उनसे उसके बारे में सवाल किया जाएगा। लिहाजा हमारी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए हमने किस बंदे से किस लहजे में बात करनी है। हर एक जो है वो एहतराम, हर एक की पर्सनालिटी का एहतराम करना चाहिए। छोटों से शफ़क़त से बात और बड़ों से अदब एहतराम से बात करनी चाहिए। तलख़ से तलख़ बात करते वक्त भी हमारा अल्फाज का चुनाव इस तरीके का होना चाहिए कि वो किसी को नाज़ेबा ना गुज़रे और जिस पर्सन से जिस मौजू पर जिस
वे में आप बातचीत करते हैं उसका बाकायदा आपके पास जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। इसी तरीके से आगे हमारा सेकंड स्टेप जो है वो वाइस प्रिंसिपल एवेल्यूएशन है। वाइस प्रिंसिपल की एवेल्यूएशन में भी सबसे पहला कंपोनेंट पर्सनैलिटी, सेकंड टाइम मैनेजमेंट, थर्ड मैनेजमेंट स्किल, अटेंडेंस रिकॉर्ड, कॉल ऑब्जर्वेशन, डिसिप्लिन मेंटेनेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल। अब इसमें प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के एवेल्यूएशन में जो वेरिएशन आई है वो उस पर थोड़ा सा मैं शेयर करती चलूँ। बाकी सारी चीज़ें जिस तरीके से एक प्रिंसिपल अपने तमाम कामों का रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है या जिन पहलुओं पे उनको ऑब्जर्व किया जाता है, सेम लाइक प्रिंसिपल को भी उन्हीं पहलुओं पे जज किया जाता है। उसमें जो एक चीज़ चेंज है, जो मज़ीद एक न्यू वन काम वाइस प्रिंसिपल ने करना होता है वो अटेंडेंस का रिकॉर्ड, यानी डेली बेस पे कौन से टीचर्स छुट्टी पे हैं, छुट्टी की रीज़न क्या है, कितने बच्चे स्कूल पहुँचे हैं, कितने बच्चे छुट्टी पे हैं, जो छुट्टी पे हैं उनकी क्या रीज़न है, उस रीज़न को का चेक एंड बैलेंस है, कॉल रिकॉर्ड तरतीब देना होता है, सारे बच्चों के घरों में कॉल करनी होती है, उन इन्फॉर्मेशंस को जो है वो आगे अपने स्टाफ तक पहुँचाना होता है ताकि किसी बच्चे का किसी किस्म की जो है वो मिसकन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, कोई बच्चा बेवजह ड्रॉप आउट ना हो जाए या कोई ऐसा स्टूडेंट जो कंटिन्यूसली स्कूल नहीं पहुंच रहा वो मिस ना हो जाए। उसका अगर क्लियर हो गया कि वो बच्चा स्कूल ज्वाइन नहीं करेगा तो उसको ड्रॉप किया जा सके। टाइम मैनेजमेंट पे यहाँ शेयर करना चाहूँगी कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। ये मैनेजमेंट के दोनों लोगों को इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए अपने टाइम का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए। जो उनके ड्यूटी परफॉर्मर्स हैं उनके सामने जो है वो बाकायदा काम के साथ साथ टाइम लिखना चाहिए कि हम कौन सा काम किस वक्त करेंगे, क्योंकि अगर उनकी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो बहुत सारे काम जो है वो करने के बावजूद भी उनकी आउटपुट जो है वो उतनी अच्छी नहीं होगी। अगर उसका टाइम मैनेजमेंट का मकसद ये नहीं होता कि ये काम मैंने आज ये 10 काम करने हैं, उन 10 कामों को करने के लिए कौन सा बेस्ट टाइम है उस टाइम को उस काम के आगे लिखें और उसके साथ फिर उस काम को उसी टाइम लिमिट्स के अंदर परफॉर्म करने की जो है वो भरपूर तरीके से कोशिश करें। क्योंकि एक जो है प्रिंसिपल ने और वाइस प्रिंसिपल ने मिलकर स्कूल टाइम टेबल मेंटेन करना होता है, जो कि किसी भी स्कूल की बुनियाद है। जब टाइम टेबल अच्छा डिज़ाइन किया होगा तो फिर सारे ही काम स्मूथली और बड़े ही परफेक्टली परफॉर्म हो सकते हैं। सेकंड वन जो है वो है टीचर एवेल्यूएशन। टीचर एवेल्यूएशन में भी सेम लाइक पर्सनैलिटी, डेडिकेशन। अब पर्सनैलिटी तो नो डाउट पर्सनैलिटी में वही चीज़ें जैसे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पर्सनैलिटी में देखा जाएगा, वेल ड्रेस्ड है, मोटिवेटेड है, परफॉर्म वेल इन असम्बली में जब उन्हें कोई टॉपिक दिया जाता है अपने स्टूडेंट से शेयरिंग के हवाला से कि कोई एक अच्छी बात, कोई एक अच्छी नसीहत अपने बच्चों को करें, कोई एक अच्छा लेसन अपने बच्चों तक पहुँचाएँ, वो उस पर कितने अच्छे तरीके से वर्किंग कर रहा है। इन अवेयर ऑफ स्कूल पॉलिसीज़ एंड प्रोवाइड एंड अवॉइड बाय अदर्स। स्कूल पॉलिसीज़ को कितने अच्छे तरीके से ओबे कर रहा है और आगे उनको कैसे प्रोवाइड कर रहा है। टू बी वेल ट्रेंड, कॉन्फिडेंट एंड जॉयल, वैल्यूज़ एंड ऑनर एंड एथिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट कम्युनिकेशन स्किल। डेफिनेटली कम्युनिकेशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है टूवर्ड सीनियर, टूवर्ड टीचर्स, टूवर्ड स्टूडेंट्स। बड़े अच्छे से अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकता हो। ऐसा ना हो कि जी प्रिंसिपल के सामने तो बड़ा ही मियाँ मिट्ठू बना हो और जब बच्चों से या अपने कोलीग्स के साथ बात करने की बारी आए तो तंज और जो है तहकीर अमेज़ जुमलों के साथ वहाँ दिल आज़ारी करे। बाज़ औक़ात क्लास में बच्चों को जो है काम नहीं बच्चा अच्छा कर पा रहा तो उसके लिए इतने नेगेटिव कमेंट्स कर जाते हैं हम बाज़ औक़ात, ये तो है ही नालायक, ये तो कर ही नहीं सकता, आप कुछ भी कर लो, आपको सबक याद नहीं हो सकता, ये नहीं वो नहीं। तो हमारे इस तरह के जो जुमले हैं वो हमारे बच्चों को डिमोटिवेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है हमारा कम्युनिकेशन स्किल। यहाँ पे मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी। एक स्टूडेंट ने एक बड़ा प्यारा जुमला कहा कि एक शेर ने ज़िंदगी बदल दी। अब वो शेर क्या था कि एक बच्चा क्लास के अंदर मौजूद था जिसके बारे में असातिज़ा का जो है वो सेम एटीट्यूड था कि जी जब वो क्लास में पहुँचते तो बच्चे से कोई बात पूछी जाती तो वही सारे बच्चे उस पर हंसते कि इसको जवाब नहीं आना। अब एक बहुत अच्छा टीचर उनका क्लास में जब पहुंचा उसने फ़ील किया कि किस तरीके से बच्चा जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। उसने बच्चे को खड़ा किया, तमाम बच्चे उस पर हंस पड़े। अब छुट्टी टाइम उसने बच्चे को अपने पास बुलाया और एक शेर लिख के दिया और उसे बोला कि इसको अच्छे तरीके से याद कर ले। अगले दिन क्लास में बच्चे को सवाल पूछा, तमाम किसी बच्चे को नहीं आता था तो उस बच्चे ने हाथ खड़ा किया
और जब उस बच्चे ने खड़ा हाथ करके वो शेर सुनाया तो तमाम क्लास हैरान थी और टीचर ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। इसी तरह डे बाय डे हर रोज़ वो टीचर जो है वो एक सवाल उसको लिख देता है, एक शेर उसको लिख देता है जिसको बच्चा बड़े अच्छे तरीके से याद करता और अगले दिन क्लास में वही शेर सुना के उसको खूब पजीराई होती। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उसका कॉन्फिडेंस बहाल हुआ और वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया और लाइफ में एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। जब उससे उसकी कामयाबी का राज पूछा गया तो उसने बड़े ही प्यारे जो है वो वर्ड्स में इस चीज़ को कंपाइल किया कि एक शेर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मतलब कि वो शेर के पीछे क्या था, एक टीचर की बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल थी कि बजाय उसने उसको डिग्रेड करने के उसने उसको इस तरीके से उसकी पर्सनैलिटी को बूस्ट किया कि वो उसका कॉन्फिडेंस बहाल किया, उसे हौसला अफजाई की, उसको आगे बढ़ने की उम्मीद दिलाई और आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा जो है बेटर परफॉर्म कर गया। तो असातिज़ा की कम्युनिकेशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज़ जो है वो आपके बच्चे के जहन पे नक्श हो रहा होता है। लिहाजा अगर आप बच्चे को मोटिवेट करेंगे तो आपका बच्चा मोटिवेट होता जाएगा, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को डिमोटिवेट करते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर की सलाहियतें जो हैं वो मफकूद होती जाएंगी। उसे अपनी परफॉर्मेंसेस पे बहुत सारा फोकस करने की ज़रूरत है कि किस तरह की परफॉर्मेंस उसकी क्लास के अंदर उसने लेक्चर को प्लान करके आना है, अपनी लेसन प्लानिंग, अपने 40 मिनट का बेटर यूज़ किस तरीके से क्लास के अंदर करना है, डेडिकेशन उसकी अदारे के साथ, उसके बच्चों के साथ। यानी एक टीचर जो है वो उसकी जॉब जो है ना वो उसका प्रोफेशन नहीं, उसका पैशन होना चाहिए क्योंकि जो उस्ताद है उसे मुमार कौम कहा जाता है और कौम के मुमार को के हाथ से लगी वो ईंट अगर वो दुरुस्त नहीं लगा पाएगा तो सारी की सारी बुनियाद जो है वो ख़राब हो जाएगी। और उस बुनियाद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक उस्ताद का अपने प्रोफेशन के साथ डेडिकेशन उसकी होना, स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा हमें ये पैगम्बराना पेशा है, हमें इसकी अहमियत और फ़ादियत को समझते हुए अपनी जो फीलिंग्स हैं उसी तरीके से इससे जनरेट करनी चाहिए और अपने कॉल ऑफ फेल में उसी तरीके से जो है वो साबित कदम भी रहना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इन फ्यूचर जो जनरेशन हम प्रमोट करेंगे वो उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट सोसाइटी पे आएगा। क्लासरूम मैनेजमेंट जो उसकी ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन के एलिमेंट में एक स्ट्रॉन्ग चीज़ क्लास मैनेजमेंट है। एक अच्छे टीचर की स्किल का आइडिया होता है कि उसके क्लास में स्टूडेंट्स का सिटिंग प्लान क्या है, उसके जो 40 मिनट है वो किस तरीके से उसके यूज़फुल जा रहे हैं, कब वो होमवर्क चेक करने का टाइम उसने डिज़ाइन किया हुआ है, लेक्चर डिलीवरी कितना मिनट है, स्टूडेंट से आउटपुट लेने का क्या टाइम है, डेली बच्चों के क्लास को स्टार्ट करने का उसका स्टाइल, स्टूडेंट्स के साथ उसकी जो अटैचमेंट, ये वो ईच एंड एवरीथिंग उसकी क्लासरूम मैनेजमेंट में। क्लासरूम की नीटनेस, कहीं क्लास कूड़े का ढेर तो नहीं बनी हुई, स्टूडेंट को जो इन्वायरमेंट वो प्रोवाइड कर रहा है वो स्मूथली लर्निंग इन्वायरमेंट है भी या नहीं। उसके बाद उस क्लासरूम का डिसिप्लिन, असाइनमेंट एंड नोटबुक्स, जो सिलेबस एंड ब्रेकडाउन जो उसको दिया जाता है वो उस पर कितने अच्छे तरीके से जो है वो काम कर रहा है, नहीं कर रहा। क्लास डिसिप्लिन में कंडीशन ऑफ बैग, यूजेज ऑफ बोर्ड, यूजेज ऑफ बुक, स्टूडेंट्स बिहेवियर्स एंड क्लीननेस पे बात की जाएगी या उसको चेक किया जाएगा। सिलेबस ब्रेकडाउन में वो इस तरह की सिटिंग नहीं रखेंगे तो पूरे वीक में जो उन्होंने वहाँ अवेयर किया, अपनी चीज़ों को वहाँ से नोट डाउन किया है कि क्या क्या चीज़ें आया गार्ड में किस टाइप की प्रॉब्लम्स को उन्होंने फ़ील किया, मैनेजमेंट टीचर्स में किस टाइप की प्रॉब्लम्स उन्हें लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से क्या मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। वो जब इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड अपने पास सेव करती हैं तो आफ्टर 5 डेज़ फ्राइडे अपने पूरे स्टाफ के साथ बैठती हैं। ज़रूरी नहीं होता हर एक, कहते हैं एक और दो मिलके 11 हो जाते हैं। तो जब हम अपने स्टाफ के साथ बैठते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स उनके सामने रखते हैं तो वहाँ से हमें बेहतर सोल्यूशन मिलते हैं। लिहाजा सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है कि एवरी फ्राइडे अपने स्टाफ के साथ जो है वो मीटिंग के लिए बैठें और उनसे उनके सामने अपनी प्रॉब्लम रखें और उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन बोलें। 5Y फार्मूला को वहाँ इम्प्लीमेंट करें, यानी कहते हैं कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम को लिख के उन 5 सवाल करें कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, 5वें वाय तक पहुँचते पहुँचते आपको अपने मसाइल का खुद ही हल मिल जाता है। तो उसी तनाज़ुर में ये मीटिंग का होना ज़रूरी है। जब आप अपने मसाइल अपने स्टाफ के सामने रखते हैं
तो आपकी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो आपके मसाइल का हल उनके पास होता है। लिहाजा फ्राइडे मीटिंग का रिकॉर्ड सेव करें। उसके बाद क्लास ऑब्जर्वेशन में जो ज़रूरी चीज़ है वो उसको गिविंग प्रॉपर गाइडलाइन टीचर्स को दे। कमांड ऑन टीचर्स हो, कमांड ऑन कैंपस, कमांड ऑन टीचर्स। क्लास ऑब्जर्वेशन में जिन चीज़ों को उन्होंने ध्यान रखना होता है, एवेल्यूएटिंग टीचर्स बाय शेड्यूल, अपना एक शेड्यूल तरतीब दे के अगर उसके पास 20 लोग हैं तो उन्होंने एक दिन में कितने टीचर्स को एवेल्यूएट करना है। 30 मिनट उसकी क्लास में बैठे एक एक पहलू को एवेल्यूएट करे, बाकायदा उसका रिकॉर्ड अपने पास रखे और जो हर्डल्स वहाँ देखने को मिलती हैं उनको अपने पास नोट डाउन करें और फिर फ्राइडे मीटिंग में अपने स्टाफ से शेयर करें। इंश्योरिंग ही ड्यूटी लिस्ट ऑफ टीचर्स, अपने स्टाफ की जो ड्यूटी लिस्ट है वो बनाएं। मेंटेनेंस ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड, यानी अपनी क्लास को ऑब्ज़र्व करने के बाद जो चीज़ें वहाँ से उन्हें मिल रही हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करें। एप्रिसिएशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है किसी भी काम को स्मूथली चलाने के लिए। जो सबसे ज़रूरी है वो है कि हमें एक दूसरे की हौसला अफजाई ज़रूर करनी चाहिए। तो चूँकि वो मेन पर्सन है और उसकी थपकी बहुत सारे कमज़ोर लोगों को भी आगे बढ़ने में मामन साबित होती है, तो लिहाजा उसे ख्याल करना चाहिए उनके टीचर्स के काम को। उन्हें जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। स्टूडेंट बहुत अच्छा काम जो कर रहे हैं उनके काम के हवाले से उन्हें असम्बली में अप्रिशिएट करना चाहिए। आया गार्ड को डेली बेस उनके काम को ऑब्ज़र्व करने के बाद उनके जहाँ कहीं नेगेटिविटी को शेयर करते हैं उसके साथ साथ वहाँ उनके अच्छे काम के लिए उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और उन तमाम अप्रिसिएशन का अपने पास जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात इंसान जो है बहुत तलख़ बात जो है वो शीरनी में लपेट के करता है तो सुनने वाले को वो उतनी बुरी नहीं लगती, लेकिन बाज़ औक़ात बात बिल्कुल ही ठीक होती है या अच्छी होती है, लेकिन करते वक्त वो एक वो वाली मुहावरा के एक तो है करेला और ऊपर से वो भी नीम चढ़ा, वो वाले अंदाज़ में अगर बात करेंगे तो वो अच्छी बात भी जो है वो बुरी लगती है। लिहाजा मेन जो पर्सन है उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसे लोगों से जो बातचीत जो है टुवर्ड्स सीनियर, टुवर्ड्स जूनियर, टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, टुवर्ड्स पेरेंट्स, टुवर्ड्स आया गार्ड, यानी उसकी कहते हैं कि हर इंसान जो है वो उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल पूछा जाएगा। तो एक प्रिंसिपल जो है उसकी राया में उसके बच्चे, उन बच्चों के पेरेंट्स, उनके आया गार्ड, उनके टीचर्स और दीगर वो लोग जो किसी भी तरीके से अदारे से मुंसलिक हैं वो सारे उनकी रैयत हैं, तो उनसे उसके बारे में सवाल किया जाएगा। लिहाजा हमारी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए हमने किस बंदे से किस लहजे में बात करनी है। हर एक जो है वो एहतराम, हर एक की पर्सनालिटी का एहतराम करना चाहिए। छोटों से शफ़क़त से बात और बड़ों से अदब व एहतराम से बात करनी चाहिए। तलख़ से तलख़ बात करते वक्त भी हमारा अल्फाज का चुनाव इस तरीके का होना चाहिए कि वो किसी को नाज़ेबा ना गुज़रे, और जिस पर्सन से जिस मौजू पर जिस वे में आप बातचीत करते हैं उसका बाकायदा आपके पास जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। इसी तरीके से आगे हमारा सेकंड स्टेप जो है वो वाइस प्रिंसिपल एवेल्यूएशन है। वाइस प्रिंसिपल की एवेल्यूएशन में भी सबसे पहला कंपोनेंट पर्सनैलिटी, सेकंड टाइम मैनेजमेंट, थर्ड मैनेजमेंट स्किल, अटेंडेंस रिकॉर्ड, कॉल ऑब्जर्वेशन, डिसिप्लिन मेंटेनेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल। अब इसमें प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की एवेल्यूएशन में जो वेरिएशन आई है वो उस पर थोड़ा सा मैं शेयर करती चलूँ। बाकी सारी चीज़ें जिस तरीके से एक प्रिंसिपल अपने तमाम कामों का रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है या जिन पहलुओं पे उनको ऑब्ज़र्व किया जाता है, सेम लाइक प्रिंसिपल को भी उन्हीं पहलुओं पे जज किया जाता है। उसमें जो एक चीज़ चेंज है, जो मज़ीद एक न्यू वन काम वाइस प्रिंसिपल ने करना होता है वो अटेंडेंस का रिकॉर्ड, यानी डेली बेस पे कौन से टीचर्स छुट्टी पे हैं, छुट्टी की रीज़न क्या है, कितने बच्चे स्कूल पहुँचे हैं, कितने बच्चे छुट्टी पे हैं, जो छुट्टी पे हैं उनकी क्या रीज़न है, उस रीज़न को का चेक एंड बैलेंस है। कॉल रिकॉर्ड तरतीब देना होता है, सारे बच्चों के घरों में कॉल करनी होती है, उन इन्फॉर्मेशंस को जो है वो आगे अपने स्टाफ तक पहुंचाना होता है ताकि किसी बच्चे का किसी किस्म की जो है वो मिसकन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, कोई बच्चा बेवजह ड्रॉप आउट ना हो जाए या कोई ऐसा स्टूडेंट जो कंटिन्यूसली स्कूल नहीं पहुंच रहा वो मिस ना हो जाए। उसका अगर क्लियर हो गया कि वो बच्चा स्कूल ज्वाइन नहीं करेगा तो उसको ड्रॉप किया जा सके।
टाइम मैनेजमेंट पे यहाँ शेयर करना चाहूँगी कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। ये मैनेजमेंट के दोनों लोगों को इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए अपने टाइम का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए। जो उनके ड्यूटी परफॉर्मर्स हैं उनके सामने जो है वो बाकायदा काम के साथ साथ टाइम लिखना चाहिए कि हम कौन सा काम किस वक्त करेंगे, क्योंकि अगर उनकी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो बहुत सारे काम जो है वो करने के बावजूद भी उनकी आउटपुट जो है वो उतनी अच्छी नहीं होगी। अगर उसका टाइम मैनेजमेंट का मकसद ये नहीं होता कि ये काम मैंने आज ये 10 काम करने हैं, उन 10 कामों को करने के लिए कौन सा बेस्ट टाइम है उस टाइम को उस काम के आगे लिखें और उसके साथ फिर उस काम को उसी टाइम लिमिट्स के अंदर परफॉर्म करने की जो है वो भरपूर तरीके से कोशिश करें। क्योंकि एक जो है प्रिंसिपल ने और वाइस प्रिंसिपल ने मिलकर स्कूल टाइम टेबल मेंटेन करना होता है, जो कि किसी भी स्कूल की बुनियाद है। जब टाइम टेबल अच्छा डिज़ाइन किया होगा तो फिर सारे ही काम स्मूथली और बड़े ही परफेक्टली परफॉर्म हो सकते हैं। सेकंड वन जो है वो है टीचर एवेल्यूएशन। टीचर एवेल्यूएशन में भी सेम लाइक पर्सनैलिटी डेडिकेशन। अब पर्सनैलिटी तो नो डाउट पर्सनैलिटी में वही चीज़ें जैसे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पर्सनैलिटी में देखा जाएगा, वेल ड्रेस्ड है, मोटिवेटेड है, परफॉर्म वेल इन असम्बली में जब उन्हें कोई टॉपिक दिया जाता है अपने स्टूडेंट से शेयरिंग के हवाला से कि कोई एक अच्छी बात, कोई एक अच्छी नसीहत अपने बच्चों को करें, कोई एक अच्छा लेसन अपने बच्चों तक पहुँचाएँ, वो उस पर कितने अच्छे तरीके से वर्किंग कर रहा है। इन अवेयर ऑफ स्कूल पॉलिसीज़ एंड प्रोवाइड एंड अवॉइड बाय अदर्स। स्कूल पॉलिसीज़ को कितने अच्छे तरीके से ओबे कर रहा है और आगे उनको कैसे प्रोवाइड कर रहा है। टू बी वेल ट्रेंड, कॉन्फिडेंट एंड जॉयल, वैल्यूज़ एंड ऑनर एंड एथिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट कम्युनिकेशन स्किल। डेफिनेटली कम्युनिकेशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है टूवर्ड सीनियर, टूवर्ड टीचर्स, टूवर्ड स्टूडेंट्स। बड़े अच्छे से अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकता हो। ऐसा ना हो कि जी प्रिंसिपल के सामने तो बड़ा ही मियाँ मिट्ठू बना हो और जब बच्चों से या अपने कोलीग्स के साथ बात करने की बारी आए तो तंज और जो है तहकीर अमेज़ जुमलों के साथ वहाँ दिल आज़ारी करे। बाज़ औक़ात क्लास में बच्चों को जो है काम नहीं बच्चा अच्छा कर पा रहा तो उसके लिए इतने नेगेटिव कमेंट्स कर जाते हैं हम बाज़ औक़ात, ये तो है ही नालायक, ये तो कर ही नहीं सकता, आप कुछ भी कर लो, आपको सबक याद नहीं हो सकता, ये नहीं वो नहीं। तो हमारे इस तरह के जो जुमले हैं वो हमारे बच्चों को डिमोटिवेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है हमारा कम्युनिकेशन स्किल। यहाँ पे मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी। एक स्टूडेंट ने एक बड़ा प्यारा जुमला कहा कि एक शेर ने ज़िंदगी बदल दी। अब वो शेर क्या था कि एक बच्चा क्लास के अंदर मौजूद था जिसके बारे में असातिज़ा का जो है वो सेम एटीट्यूड था कि जी जब वो क्लास में पहुँचते तो बच्चे से कोई बात पूछी जाती तो वही सारे बच्चे उस पर हंसते कि इसको जवाब नहीं आना। अब एक बहुत अच्छा टीचर उनका क्लास में जब पहुंचा उसने फ़ील किया कि किस तरीके से बच्चा जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। उसने बच्चे को खड़ा किया, तमाम बच्चे उस पर हंस पड़े। अब छुट्टी टाइम उसने बच्चे को अपने पास बुलाया और एक शेर लिख के दिया और उसे बोला कि इसको अच्छे तरीके से याद कर ले। अगले दिन क्लास में बच्चे को सवाल पूछा, तमाम किसी बच्चे को नहीं आता था तो उस बच्चे ने हाथ खड़ा किया और जब उस बच्चे ने खड़ा हाथ करके वो शेर सुनाया तो तमाम क्लास हैरान थी और टीचर ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। इसी तरह डे बाय डे हर रोज़ वो टीचर जो है वो एक सवाल उसको लिख देता है, एक शेर उसको लिख देता है जिसको बच्चा बड़े अच्छे तरीके से याद करता और अगले दिन क्लास में वही शेर सुना के उसको खूब पजीराई होती। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उसका कॉन्फिडेंस बहाल हुआ और वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया और लाइफ में एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। जब उससे उसकी कामयाबी का राज पूछा गया तो उसने बड़े ही प्यारे जो है वो वर्ड्स में इस चीज़ को कंपाइल किया कि एक शेर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मतलब कि वो शेर के पीछे क्या था, एक टीचर की बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल थी कि बजाय उसने उसको डिग्रेड करने के उसने उसको इस तरीके से उसकी पर्सनैलिटी को बूस्ट किया कि वो उसका कॉन्फिडेंस बहाल किया, उसे हौसला अफजाई की, उसको आगे बढ़ने की उम्मीद दिलाई और आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा जो है बेटर परफॉर्म कर गया। तो असातिज़ा की कम्युनिकेशन का स्ट्रॉन्ग होना
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज़ जो है वो आपके बच्चे के जहन पे नक्श हो रहा होता है। लिहाजा अगर आप बच्चे को मोटिवेट करेंगे तो आपका बच्चा मोटिवेट होता जाएगा, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को डिमोटिवेट करते जाएंगे तो ऐसा ऐसा उसके अंदर की सलाहियतें जो हैं वो मफकूद होती जाएंगी। उसे अपनी परफॉर्मेंसेस पे बहुत सारा फोकस करने की ज़रूरत है कि किस तरह की परफॉर्मेंस उसकी क्लास के अंदर उसने लेक्चर को प्लान करके आना है, अपनी लेसन प्लानिंग, अपने 40 मिनट का बेटर यूज़ किस तरीके से क्लास के अंदर करना है, डेडिकेशन उसकी अदारे के साथ, उसके बच्चों के साथ। यानी एक टीचर जो है वो उसकी जॉब जो है ना वो उसका प्रोफेशन नहीं, उसका पैशन होना चाहिए, क्योंकि जो उस्ताद है उसे मुमार कौम कहा जाता है, और कौम के मुमार को के हाथ से लगी वो ईंट अगर वो दुरुस्त नहीं लगा पाएगा तो सारी की सारी बुनियाद जो है वो ख़राब हो जाएगी। और उस बुनियाद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक उस्ताद का अपने प्रोफेशन के साथ डेडिकेशन उसकी होना, स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा हमें ये पैगम्बराना पेशा है, हमें इसकी अहमियत और फ़ादियत को समझते हुए अपनी जो फीलिंग्स हैं उसी तरीके से इससे जनरेट करनी चाहिए, और अपने कॉल ऑफ फेल में उसी तरीके से जो है वो साबित कदम भी रहना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इन फ्यूचर जो जनरेशन हम प्रमोट करेंगे वो उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट सोसाइटी पे आएगा। क्लासरूम मैनेजमेंट जो उसकी ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन के एलिमेंट में एक स्ट्रॉन्ग चीज़ क्लास मैनेजमेंट है। एक अच्छे टीचर की स्किल का आइडिया होता है कि उसके क्लास में स्टूडेंट्स का सिटिंग प्लान क्या है, उसके जो 40 मिनट है वो किस तरीके से उसके यूज़फुल जा रहे हैं, कब वो होमवर्क चेक करने का टाइम उसने डिज़ाइन किया हुआ है, लेक्चर डिलीवरी कितना मिनट है, स्टूडेंट से आउटपुट लेने का क्या टाइम है, डेली बच्चों के क्लास को स्टार्ट करने का उसका स्टाइल, स्टूडेंट्स के साथ उसकी जो अटैचमेंट, ये वो ईच एंड एवरीथिंग उसकी क्लासरूम मैनेजमेंट में। क्लासरूम की नीटनेस, कहीं क्लास कूड़े का ढेर तो नहीं बनी हुई, स्टूडेंट को जो इन्वायरमेंट वो प्रोवाइड कर रहा है वो स्मूथली लर्निंग इन्वायरमेंट है भी या नहीं। उसके बाद उसके क्लासरूम का डिसिप्लिन, असाइनमेंट एंड नोटबुक्स, जो सिलेबस एंड ब्रेकडाउन जो उसको दिया जाता है वो उस पर कितने अच्छे तरीके से जो है वो काम कर रहा है, नहीं कर रहा। क्लास डिसिप्लिन में कंडीशन ऑफ बैग, यूजेज ऑफ बोर्ड, यूजेज ऑफ बुक, स्टूडेंट्स बिहेवियर्स एंड क्लीननेस पे बात की जाएगी या उसको चेक किया जाएगा। सिलेबस ब्रेकडाउन में की तरफ से सिलेबस ब्रेकडाउन दिया गया, उसको प्रॉपर क्लास में यूज़ कर रहा है, नहीं कर रहा, वो क्लास के अंदर डिस्प्ले किया हुआ है या नहीं किया हुआ। उसके बाद होम असाइनमेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स उनको टाइमली दे रहे हैं, नहीं दे रहे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, उस जो अकॉर्डिंग टू टॉपिक है, जो स्टूडेंट को असाइनमेंट दी जा रही है उस दिन जो टॉपिक पढ़ाया गया है क्या वो उसके अकॉर्डिंग है या, और फिर उसको बाकायदा तौर पे चेक किया जा रहा है या नहीं चेक किया, चेक करने के बाद उसकी इस्लाह की जा रही है या नहीं। नोटबुक की प्रेजेंटेशन कैसी है, उसकी कंडीशन कैसी है, प्रॉपर पेज प्रेजेंटेशन है नहीं है, प्रॉपरली चेक्ड है या नहीं है, मतलब महीनों काम दिया जा रहा है, बच्चे कर भी रहे हैं लेकिन टीचर की तरफ से उसको चेक किया जा रहा है या नहीं। और रेगुलर चेकिंग के बाद टेस्ट नोटबुक उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है, नहीं किया गया, पेपर पर सब्जेक्ट पोर्शन बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, और हर टेस्ट जो बच्चों से लिया जा रहा है उसको चेक करके उसकी इस्लाह करवाई जा रही है या नहीं करवाई जा रही। नेक्स्ट है स्लो लर्नर इम्प्रूवमेंट प्लान। अब ये हमारा सबसे अहम और पोर्शन है, इसको चेक करने के लिए, इसकी इस्लाह के लिए हमें जो जिन कंपोनेंट्स पे चेक एंड बैलेंस करने की ज़रूरत है उनमें सबसे पहले है स्टूडेंट की अटेंडेंस, क्लास होमवर्क सिचुएशंस, क्लास वर्क और होमवर्क सिचुएशन है, टाइप ऑफ डेफिशिएंसी है, मैनेजमेंट प्लानिंग है, एटीट्यूड एंड बिहेवियर है, पेरेंट्स कोऑपरेशन है, पार्टिसिपेशन इन को करिकुलम एक्टिविटीज़। यानी सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे जो स्लो लर्नर हैं उनकी डेली अटेंडेंस क्या है, क्या वो बच्चे प्रॉपरली स्कूल को टाइम दे रहे हैं, नहीं दे रहे। उसके बाद उन बच्चों का जो क्लास वर्क है वो प्रॉपरली चेक किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, उन्हें होमवर्क जो दिया जा रहा है बच्चे उसको करके आ रहे हैं, नहीं करके आ रहे, उनके होमवर्क की इस्लाह की जा रही है, नहीं की जा रही, उनके होमवर्क का रेशो क्या है, क्या दिगर स्टूडेंट्स की तरह ही उन्हें ट्रीट किया जा रहा है या उनके लिए कोई स्पेशल होमवर्क डिज़ाइन किया जा रहा है। उसके बाद उस स्टूडेंट में किस टाइप की डेफिशिएंसी पाई जा रही है, क्योंकि हर बच्चा जो है अलग सलाहियत का मालिक होता है। अल्लाह पाक ने किसी भी इंसान को जो है वो नकारा पैदा नहीं किया,
अगर एक बंदे में एक डेफिशिएंसी है तो उसके मुतबादल उसके अंदर क्वालिटीज़ भी होती हैं। अब क्या मैनेजमेंट उस बच्चे की डेफिशिएंसीज़ के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ्स को डायग्नोस कर पा रही है, नहीं कर पा रही, और उसकी अगर डेफिशिएंसीज़ को लिस्ट डाउन किया गया, नहीं किया गया। बच्चे को रीडिंग प्रॉब्लम है, अगर रीडिंग प्रॉब्लम है तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स में है। अगर रीडिंग स्ट्रॉन्ग है तो क्या उसको डिक्टेशन प्रॉब्लम है, डिक्टेशन प्रॉब्लम है तो कौन से सब्जेक्ट में है और किस टाइप की है। तो उस हवाला से उस पर मैनेजमेंट की क्या प्लानिंग आ रही है, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग मैनेजमेंट कर पा रही है, नहीं कर पा रही, उसके आउटपुट्स को एनालिसिस कर रही है, नहीं कर रही, उसमें टाइम टू टाइम चेंजिंग्स ला रही है, नहीं ला रही। उसके बाद स्टूडेंट्स के एटीट्यूड बिहेवियर, स्टूडेंट का दीगर बच्चों के साथ रवैया कैसा है, क्या वो क्लास के अंदर तमाम बच्चों के साथ मिलजुल कर रहता है या फिर बाकी दीगर बच्चे उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं या वो दीगर बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है, बच्चा बेवजह शरारतें कर रहा है। उसके बाद उनके पेरेंट्स का इंतज़ामिया के साथ रवैया कैसा है, क्या वो प्रॉपर इंतज़ामिया के साथ टच में हैं, इंतज़ामिया पेरेंट्स तक टाइम टू टाइम बच्चे की प्रोग्रेस को शेयर कर रही है, नहीं कर रही। उसके बाद बच्चा जो है वो दीगर स्टडी के अलावा दीगर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं। ये चंद कंपोनेंट्स हैं, जब हम इनको अच्छे तरीके से डेली बेस पे चेक एंड बैलेंस करते रहेंगे और इसकी वीकली रिपोर्ट बच्चे के पेरेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ इंतज़ामिया बैठ के डिस्कस करती रहेगी तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम बच्चों के अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। जी, एक्सटर्नल मॉनिटरिंग। अब हम एक्सटर्नल मॉनिटरिंग को देखेंगे कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक्सटर्नल मॉनिटरिंग होती क्या है। इट इज़ कैरीड आउट बाय पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्टेड एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम द प्रोजेक्ट थ्रू थर्ड पार्टीज़। यानी जो पहली इंटरनल मॉनिटरिंग है वो हम अपने काम की एवेल्यूएशन बजाते खुद कर रहे थे अपने काम को बेहतर करने के लिए, जबकि जो एक्सटर्नल मॉनिटरिंग है इसमें जो इसका सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ये है कि ये दो फ्रीक जो एक काम को कर रहे हैं मिलके, एक इनपुट डाल रहा है, दूसरा उसके मुकाबिल आउटपुट्स दे रहा है, उसको एवेल्यूएट करने के लिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। लाइक अगर मैं अपने सिस्टम की बात करूं तो जैसे हमारे फाउंडेशन स्कूल्स हैं तो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए इन्वेस्टमेंट दे रही है, जबकि जो स्कूल इंतज़ामिया है वो अपनी तरफ से आउटपुट दे रही है अपनी एफ़र्ट्स अपने रिसोर्सेज के साथ। तो इन दोनों के इस वर्क को चेक करने के लिए जो थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट है वो एवेल्यूएट करता है कि दोनों अपने काम को किस हद तक फुलफ़िल कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेफ की तरफ से जो होने वाली मॉनिटरिंग है उसमें हमें कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है, यानी कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनको हमने स्ट्रॉन्ग करना होता है ताकि हमारी पेफ मॉनिटरिंग बहुत अच्छी जा सके। उनमें सबसे पहले स्कूल मैनेजमेंट को स्कूल नेम, एड्रेस और एरिया, यानी स्कूल कितने एरिया पे मुश्तमिल है, उस स्कूल का एड्रेस क्या है, स्कूल का नेम क्या है, नंबर ऑफ़ कैंपस एंड डिस्टेंस बिटवीन सब कैंपस, यानी अगर तो दो कैंपस हैं तो उन दोनों कैंपस के दरमियान का जो फासला है वो कितना है। उसके बाद स्कूल रिकॉर्ड, स्कूल अटेंडेंस मिनिमम 80% कंपलसरी है, यानी 80% बिलो पे जो है वो फाउंडेशन की तरफ से स्कूल को फ़ाइन किया जाता है, जबकि मैक्सिमम अटेंडेंस जो है वो 80% से ऊपर होनी चाहिए। स्कूल का तमाम रिकॉर्ड जिसमें विड्रॉल रजिस्टर, स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर, दाखिल खारिज टीचर अटेंडेंस रजिस्टर है, सैलरी रजिस्टर है, उसके बाद टीचर्स डाटा फाइल है, स्टूडेंट डाटा फाइल है, उसके बाद स्कूल रजिस्ट्रेशन लेटर, बोर्ड एफिलिएशन नंबर एंड वैलिड अप टू, यानी एक रजिस्ट्रेशन लेटर है एक बोर्ड के साथ है, एफिलिएशन का जो लेटर है वो स्कूल में प्रोवाइड है नहीं है, लेवल ऑफ स्कूल प्राइमरी है, मिडिल है, हाई है, स्कूल की टाइप को एजुकेशन है, गर्ल्स या बॉयज़ अलग अलग हैं, वो हमें क्लियर होना चाहिए। स्कूल में साइंस एंड कंप्यूटर लैब मौजूद है, अगर नहीं मौजूद तो भी, और अगर मौजूद है तो उसकी कंडीशन कैसी है, यानी वो प्रॉपर रनिंग में है नहीं है, उसके इक्विपमेंट्स का पूरा रिकॉर्ड अवेलेबल है नहीं है। उसके बाद QAT एंड पैक रिज़ल्ट, बोर्ड रिज़ल्ट डिटेल, यानी क्वालिटी इंश्योरेंस टेस्ट जो साल में एक बार फाउंडेशन की तरफ से लिया जाता है, उसके साथ साथ पैक की तरफ से होने वाले एग्ज़ाम्स, उसके बाद बोर्ड की तरफ से होने वाले एग्ज़ाम्स का बाकायदा रिज़ल्ट कंपाइल करके जो उसको नोटिस बोर्ड पे आवेज़ा किया जाना चाहिए, उसकी पूरी डिटेल अपने पास रखनी चाहिए। उसके बाद टीचिंग स्टाफ डिटेल, जितने लोग वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, मैनेजमेंट से लेके लास्ट क्लास के टीचर तक तमाम स्टाफ के डॉक्यूमेंट्स और उनके एग्रीमेंट फाइल
सेव होनी चाहिए। टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने मौजूद हैं और पर क्लास स्टूडेंट्स की क्या स्ट्रेंथ है, यानी अगर क्लास की स्ट्रेंथ 35 है तो हर क्लास का 35 के हिसाब से रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, या अगर 40 है तो 40 के हिसाब से। और उनका क्लासरूम कंडीशन कैसी है, क्लासरूम कंडीशन में आप क्लास में फ़ैन, आर्टिफिशियल लाइट, वेंटिलेटर, डेस्क, बोर्ड, जो स्टूडेंट्स की बेसिक नीड हैं उनके सरवाइव करने के हवाला से वो उस कंडीशन में आएंगे। फ़र्श टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, जो बेंच हैं जिन पे स्टूडेंट्स ने बैठ के पढ़ना है वो रिपेयर होने वाली हालत में नहीं होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे वाटर पॉइंट्स, वाटर रूम कंडीशंस, वॉशरूम कंडीशन, वाटर पॉइंट एंड वॉशरूम कंडीशंस, यानी एक तो वाटर पॉइंट्स और वॉशरूम कितने हैं, दूसरे उनकी कंडीशन कैसी है, कितनों का अगर हम देखें हमें 70 स्टूडेंट पर वॉशरूम के हिसाब से अपनी टोटल स्ट्रेंथ को 70 पे डिवाइड करके जो हमारे पास आंसर आएगा तो वो हमारा जो है वो टोटल वॉशरूम का रेशो होगा। और इसी तरीके से हमारी वाटर पॉइंट्स का भी 70 स्टूडेंट्स के लिए एक वाटर पॉइंट हमें प्रोवाइड करना है। उसके बाद उनकी कंडीशन, वहाँ वॉशरूम है तो उनमें अनप्लेजेंट स्मेल नहीं होनी चाहिए, पानी का मुनासिब इंतज़ाम होना चाहिए, टैब और वॉशरूम में पानी के लिए कोई बाल्टी वगैरह का अरेंज होना चाहिए। उसके बाद वहाँ काई नहीं जमी होनी चाहिए और उस दीगर बच्चों के हाथ साफ़ करने के लिए बेसन और बेसन के साथ जो है वो साबुन का पड़ा होना ज़रूरी है। उसके बाद पीने वाले पानी की जगह पे काई जमी होनी नहीं, इर्द गिर्द पानी गिरा हुआ नहीं होना चाहिए, वहाँ पे स्मेल नहीं होनी चाहिए, पानी ठंडा होना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो उसकी कंडीशन के ज़मरे में आते हैं। पैसेज बिटवीन द क्लासरूम, किसी एक क्लास के अंदर से गुजर के दूसरी क्लास में जाने का रास्ता नहीं होना चाहिए, यानी हर क्लास जो है वो सेपरेट होनी चाहिए। क्लास वाइज इनरोलमेंट और क्लास कैपेसिटी, यानी हर क्लास की टोटल स्ट्रेंथ, फ़र्ज़ करें अगर हमारे 13 सेक्शन है तो हर सेक्शन में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं और उस क्लासरूम की कैपेसिटी क्या है। यानी कैपेसिटी से मुराद अगर मैं बात करूं तो एक क्लास, एक बेंच पे 3 बच्चे बैठते हैं और बोर्ड से फर्स्ट बेंच का 1.5 फीट का फासला छोड़ने के बाद आप बाकी क्लास में जितने बेंच लगाएंगे उन टोटल बेंच की तादाद को 3 से मल्टीप्लाई करके जो आपके पास टोटल स्टूडेंट की स्ट्रेंथ आएगी वो आपकी क्लास कैपेसिटी निकलेगी। उसके बाद स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में जिन चंद चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है वो डोर, विंडो, वेंटिलेशन, फ़ैन, इलेक्ट्रिसिटी, वाइट बोर्ड, नेचुरल लाइट्स और बल्ब। यानी एक तो रूम्स के अंदर नेचुरल लाइट का होना भी ज़रूरी है और नेचुरल लाइट के साथ साथ आर्टिफिशियल लाइट का होना भी ज़रूरी है। अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट, यानी ऐसे स्टूडेंट जिनका नाम मैनुअल रिकॉर्ड में मौजूद ना हो। दोबारा इस बात को क्लियर करती जाऊँ कि अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट वो स्टूडेंट होता है, यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साल के शुरू में हम दाखिल करते हैं उसका मैनुअल रिकॉर्ड तो रेडी हो जाता है लेकिन स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में वो ऐड नहीं हो पाते, तो ऐसे स्टूडेंट जो हैं वो अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं होते, बल्कि अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट से मुराद वो स्टूडेंट होते हैं जिनका आपके मैनुअल रिकॉर्ड के अंदर इंदराज ना हो, उनकी लिस्ट आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद ईयरली कैलेंडर, यानी अपने पूरे साल को प्लान करें। अगर हमारा तलीमी सेशन जो है वो अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है तो 30 मार्च अप्रैल 2020 से लेके मार्च 2021 तक हम पूरे साल में कब कब किस तरीके से अपने टाइम को स्पेंड करेंगे, कब हमारे स्टडी डेज़ होंगे, कब को करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी, कब वोकेशंस होंगी, कब एग्ज़ाम्स होंगे, ईच एंड एवरीथिंग का एक कैलेंडर जो है वो ऑफिस में डिस्प्ले होना चाहिए जो हमारा ईयरली कैलेंडर कहलाता है। उसके बाद लेसन प्लानिंग, यानी जो हमारा स्टडी डेज़ हैं, फ़र्ज़ करें अगर 365 दिन और 365 दिनों में से हमने काउंट किया कि हमारे 90 जो हैं वो वर्किंग डेज़ हैं, यानी जिनमें स्टूडेंट्स को स्टडी करवाई जाएगी, उन 19 डेज़ के आवर्स को एक एक मिनट को डिज़ाइन करना और उसको उसके उस एक एक मिनट के अंदर क्या क्या बच्चे को पढ़ाया जाएगा, किस टाइम में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, उसके पढ़ाने का वे क्या होगा, कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी, किस तरीके से उस तक वो जो है वो बेहतर उसकी लर्निंग करवाई जाएगी, उन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड जो वो लेसन प्लानिंग के ज़ुमरे में आता है।
स्कूल क्लास टाइम टेबल, यानी एक तो पूरे स्कूल का टाइम टेबल के सुबह 7 बजे स्कूल शुरू हुआ 1 बजे तक पहला पीरियड कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा है, पहला पीरियड कौन सी टीचर किस क्लास में लेगी, ये प्रिंसिपल की हद तक होता है। उसके बाद अगला टाइम टेबल जो है वो क्लास टाइम टेबल, यानी फ़र्ज़ करें फर्स्ट क्लास का अगर इंग्लिश का पहला पीरियड है तो इंग्लिश के 40 मिनट टीचर किस तरीके से स्पेंड करेगी, उन 40 मिनट में से एक एक मिनट का हिसाब जो है वो बोर्ड पे लिखेंगी। पहले 5 मिनट सबका नॉलेज के हैं, उसके बाद 20 मिनट जो हैं वो करंट डेवलपमेंट स्टेज है, और उसके बाद रिकैप्चुलेशन है, उसके बाद होम असाइनमेंट है। तो एक एक मिनट को प्लान करना वो क्लास टाइम टेबल के ज़मरे में आता है। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चंस पेफ मॉनिटर की तरफ से तमाम क्लासेस में तलबा से कुछ जनरल क्वेश्चन किए जाते हैं, उनके लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे बच्चा कब से स्कूल में आ रहा है, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग यानी एडमिशन डेट उसकी, और किस क्लास में दाखिल हुआ, उससे कोई किसी किस्म के मनी चार्जिंग्स तो नहीं किए गए, क्योंकि फाउंडेशन के स्कूल होने की बिहाफ पे यहाँ मनी चार्जिंग्स अलाउ नहीं है। बच्चों को बुक्स जो हैं वो पीटीबी की गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं, तो अदारा भी प्रोवाइड करता है। उस हवाले से छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चों को रिवाइज़ करवाने चाहिए। और फिर मॉनिटर के जनरल कमेंट्स, यानी पूरी एवेल्यूएशन के बाद कैंपस को जो है वो विज़िट करने के बाद मॉनिटर लास्ट पे विज़िट फ़ाइल में अपने जनरल कमेंट्स नोट करने के बाद साइन करता है। ये वो चंद कंपोनेंट्स हैं जिनको फुलफ़िल करने के बाद एक पेफ मॉनिटर की मॉनिटरिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। परफॉर्मा शेयर करूँगी जिसको मॉनिटर फुलफ़िल करता है, जिसको इंतज़ामिया ने साइन करना होता है। इसके तमाम मेजर कंपोनेंट्स को देखना बहुत ज़रूरी है, और इसको फुलफ़िल करवाते वक्त भी आपके पास जिन इन्फॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। सबसे पहले फ़ेज़, यानी आपका स्कूल कौन से फ़ेज़ का है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, जिस फ़ेज़ का स्कूल है वो, फिर स्कूल किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, FAS, NSP या EVS, स्कूल का कोड जो कि पेफ की तरफ से अलाउ किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट किस में वाक़ है, उसकी तहसील, स्कूल नेम, स्कूल का एड्रेस, सेल फ़ोन नंबर, वो जो स्कूल इंफॉर्मेशन यानी स्कूल प्रोफाइल में दिया गया है ऑनर नंबर, वो आप शेयर करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर में भी सेम यूज़ करेंगे, ऑनर का नेम, प्रिंसिपल नेम और पार्टनर नेम इफ़ एनी। अब जब अगर तो एक स्कूल एक ही ऑनर का है तो उसमें पार्टनर नेम नहीं आएगा, लेकिन अगर दो ने शराकतदारी के साथ वो किया हुआ है तो फिर दूसरे पार्टनर का नेम यहाँ पे आएगा। उसके बाद स्कूल रजिस्ट्रेशन नंबर एज़ पर रजिस्ट्रेशन लेटर, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, बोर्ड एफिलिएशन नंबर एंड वैलिड अप टू के कहाँ से कहाँ तक है, और एफिलिएशन का नंबर जो एफिलिएशन लेटर पे दिया जाता है। लेवल ऑफ स्कूल एज़ पर पेफ रिकॉर्ड, पेफ के रिकॉर्ड में स्कूल प्राइमरी है, मिडिल है या सेकेंडरी, टाइप ऑफ स्कूल वही को एजुकेशन है या उसके बाद लैब मौजूद है नहीं, लैब की कंडीशन। उसके बाद लाइब्रेरी जो कि हाई स्कूल में, लैब भी हाई स्कूल में उसका होना ज़रूरी है, लिहाजा प्राइमरी और मिडिल में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। पेफ बोर्ड अवेलेबिलिटी, जो फाउंडेशन का बोर्ड स्कूल के बाहर अवेज़ा होता है उसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्कूल 2 कैंपस पर मुश्तमिल है तो दोनों कैंपस में उनका लगा होना ज़रूरी है। और उसकी जो कंडीशन है यानी उसके ऊपर जो तहरीर पेफ की तरफ से दी गई है वो ठीक तरीके से रीडेबल है या नहीं है। उसके बाद टीचिंग स्टाफ QAT रिज़ल्ट डिस्प्ले नॉट डिस्प्ले। उसके बाद टीचिंग स्टाफ टोटल ऑन रोल कितने हैं, प्रेजेंट कितने हैं, मेल में कितने हैं और फीमेल, यानी हमारा स्टाफ अगर 30 पे मुश्तमिल है और उस मॉनिटरिंग वाले दिन 2 लोग एब्सेंट हैं तो प्रेजेंट में ज़ाहिर बात है 28 आएंगे, उनमें मेल कितने और फीमेल कितने हैं। फिर स्कूल की टोटल जो अटेंडेंस है उसमें बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, नर्सरी क्लास, टोटल स्टूडेंट की स्ट्रेंथ, फिर प्राइमरी पोर्शन की टोटल स्ट्रेंथ, मिडिल की टोटल स्ट्रेंथ और हाई की टोटल स्ट्रेंथ। एक ओवरऑल स्कूल लेट्स सपोज अगर उसकी मिडिल स्कूल की स्ट्रेंथ है 700 स्टूडेंट और उसमें हमारे 500 स्टूडेंट प्राइमरी पोर्शन में बिलोंग करते हैं तो नर्सरी टू 5 क्लास की टोटल स्ट्रेंथ वहाँ पे आएगी, और मिडिल की जबकि 9th और 10th वहाँ पे बेस नहीं कर रही तो लिहाजा वहाँ पे 0 लिखा जाएगा। नंबर ऑफ़ क्लासरूम, टोटल क्लासरूम हमारे पास कितने हैं जिनमें स्टूडेंट बैठ के पढ़ते हैं वो क्लासरूम काउंट होते हैं, और जो एक्स्ट्रा रूम हैं जिनमें कोई क्लास नहीं बैठी लेकिन वो एज ए क्लासरूम यूज़ किए जाते हैं तो वो भी उसमें काउंट करवाए जाएंगे जब नंबर ऑफ़ क्लासरूम लिखा जाएगा। प्रॉपर इम्प्रॉपर, प्रॉपर से मुराद जो पीछे मैंने आपसे शेयर किया कि एक क्लासरूम कंडीशन में किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, अगर वो तमाम मेजरमेंट्स पूरे हैं तो वो प्रॉपर क्लासरूम है, लेकिन अगर उसमें वो चीज़ें नहीं हैं तो वो इम्प्रॉपर क्लासरूम है। लाइक शेड विदाउट वॉल एंड रूफ, वो इम्प्रॉपर कैटेगरी में आता है। नंबर ऑफ़ वाटर पॉइंट्स,
वाटर पॉइंट्स में इलेक्ट्रिक कूलर, वाटर कूलर और हैंड पंप। इलेक्ट्रिक कूलर, एक इलेक्ट्रिक कूलर जो इज़ इक्वल टू 7 वाटर पॉइंट आता है। और नंबर ऑफ़ टॉयलेट यूजेबल और नॉट यूजेबल। यूजेबल में उसके सीवरेज का इंतज़ाम अगर प्रॉपर्ली चल रहा है तो वो यूजेबल है, अगर सीवरेज में किसी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है तो वो नॉन यूजेबल में आएगा। इन स्कूल चार्जिंग फ़ी इन एनी फॉर्म्स, स्कूल किसी मद में फ़ीस वसूल कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर तो कर रहे हैं तो जाहिर बात है मॉनिटर हाँ करेगा, नहीं कर रहे तो डेफिनेटली उसका ना का कॉलम फिल होना चाहिए। और अगर मॉनिटर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता तो फॉर्म को फिल साइन करने से पहले उसे इस चीज़ को कॉलम को फिल करने के लिए ज़रूर बोलें। ऑब्जर्वेशंस, मेंटेन टीचर सैलरी रजिस्टर, मेंटेन अटेंडेंस रजिस्टर, मेन एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर, यानी स्कूल में जो रिकॉर्ड मॉनिटर चेक करता है अगर तो वो पूरा आपने प्रोवाइड किया है और उसने सारे कॉलम्स को ओके किया है तो आप उसको साइन करें। अगर कहीं कोई कॉलम मिसिंग में रह गया तो आप उसे ज़रूर रिमाइंडर दें चेक करके कि इसको वो फिल करें। लास्ट में वो विजिट डेट, मॉनिटर अपना नेम और मॉनिटर सिग्नेचर करेगा और मॉनिटर डेजिग्नेशन लिखा जाएगा और डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट से है वो फिर अपने जनरल कमेंट्स, यानी जो जनरल कमेंट्स का कॉलम है ये खाली नहीं होना चाहिए, इसको या तो वो फिल करे। अगर वो अपने जनरल कमेंट्स में आपसे बोलता है कि नहीं जी ईच एंड एवरीथिंग ओके है और यहाँ पे वो कुछ भी नहीं लिखता तो आप उन्हें बोलें कि इस कॉलम को क्रॉस कर दें, यानी एक लाइन लगा दें जो इस बात का प्रूफ होगा कि उसने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना, जो वो बात बोल रहा है वो ठीक है। लेकिन अगर आप उसको ब्लैंक रहते ही साइन कर देते हैं तो मॉनिटर बाद में उसमें कुछ भी नेगेटिव कमेंट्स डाल के अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकता है तो फिर आप उसको दोबारा चेक नहीं कर सकते। लिहाजा इस फॉर्म को साइन अप करने से पहले आप जनरल कमेंट्स को ध्यान से देखेंगे, इसके तमाम कंपोनेंट्स को गौर से देखेंगे कि वो साइन आपके स्कूल के जो टोटल हैं सारे सर्कमस्टांसिस वो उसके अकॉर्डिंग फिल किया गया है या कोई अपोजिट मुतबादल चीज़ है, यानी जिस चीज़ में आपको तजाद हो उसको उससे ज़रूर डिस्कस करें, उसको रीअमेंड करवाने के बाद इस फॉर्म को साइन करें। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे में हम देखेंगे कि मॉनिटर ने अपने पहले फॉर्म के साथ जो दूसरा फॉर्म एक फ़िलअप करना होता है उसमें उसने पूरे स्टाफ की डिटेल, सबसे पहले जो टीचर्स हमारे पास हमारी क्लासेस को टीच कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड यहाँ पे वो मेंशन करेगा। सो क्लास टीचर का नेम, कौन सी क्लास को टीच कर रही है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसकी सैलरी क्या है, उसके बाद इनरोलमेंट आपका स्कूल कौन से फेज़ से बिलोंग करता है, FS से, NSP या EVS से, उसमें क्लास में बॉयज़ कितने हैं, टोटल गर्ल्स कितनी हैं और फिर दोनों ग्रैंड का ग्रैंड टोटल क्या है। उनके बाद नॉन EVS रिकॉर्ड यानी बॉयज़ गर्ल्स टोटल, यानी उस क्लास में ऐसे बच्चे जो रजिस्टर्ड बच्चे नहीं हैं वो अगर मौजूद हैं तो वो कितने हैं। फर्नीचर, टाइप ऑफ फर्नीचर, यानी आपके पास क्लास में बेंच है तो उनकी टोटल तादाद क्या है, डेस्क या चेयर है तो उनकी टोटल तादाद क्या है, कंडीशन उसकी कैसी है, उसको वो कोड करेगा जो उनके नीचे मेंशन किया गया है। डेस्क के लिए जो है उनका कोड उन्होंने लगाया है वो है आपका जी D फॉर डेस्क, ठीक है। उन्होंने फर्नीचर के लिए उसको 3 एब्रीवेशंस आगे दी हैं कि मॉनिटर एक तो डेस्क ओके हैं उसमें यूजेबल, रिपेयरेबल या रिप्लेसेबल। अब वो अगर तो A लिखता है तो इसका मतलब है कि आपका फर्नीचर ओके है, अगर उसने उस कॉलम में B ऐड कर दिया तो इसका मतलब कि आपके स्कूल का फर्नीचर जो है वो रिपेयर करवाने वाला है, और अगर C लिख दिया है तो इसका मतलब कि वो फर्नीचर आपके इस्तेमाल के काबिल नहीं है और वो फर्नीचर स्टूडेंट फर्नीचर में काउंट नहीं किया जाएगा। देन उसकी क्वांटिटी लिखेगा कि एक क्लास में कितनी तादाद में मौजूद है। उसके बाद क्लास कैपेसिटी फाइनल करने के लिए मॉनिटर बोर्ड से 1.5 फीट का फासला छोड़ने के बाद जितने बेंच आसानी से क्लासरूम में लग सकते हैं पर बेंच 3 स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय लेट्स सपोज एक क्लास में अगर 12 बेंच हैं तो मल्टीप्लाई बाय 3 36, यानी क्लास कैपेसिटी वो क्या लिखेगा 36। तो आप देखें इस चीज़ पे भी स्पेशली गौर किया करें कि मॉनिटर क्लास में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्लास की स्ट्रेंथ कम होने की वजह से वहाँ कम बेंच होते हैं और मॉनिटर वही कैपेसिटी वहाँ लगा देता है। तो लिहाजा आपकी जो एक मॉडल क्लास होती है जिसमें के टोटल जो क्लास रूम जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पे सारे बनाए गए हैं, किसी एक क्लास को पूरी कैपेसिटी के साथ प्लान करें और सबसे पहले मॉनिटर को वो शो करें ताकि उसको नेक्स्ट क्लासेस की कैपेसिटी लगाने में मुश्किल ना हो। यानी कि अगर आपकी क्लास की कैपेसिटी 40 की है तो आपके पास 13 बेंच प्लस एक चेयर का क्लास में मौजूद होना ज़रूरी है। उसको इस तरीके से तरतीब दें कि
मॉनिटर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को जब ओके कर देता है तो फिर पूरी बिल्डिंग चूँकि उसी एक सांचे में बनी होती है, तो लिहाजा फिर तमाम क्लासरूम की कैपेसिटी को ऐड करना और शो करना उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद अपनी क्लासरूम में ज़रा सिटिंग प्लान को भी अच्छे से तमाम बेंचेस के दरमियान का फ़ासला ख़त्म करते हुए अच्छे तरीके से साथ जोड़ के बेंच लगाएं और जितना भी क्लासरूम में एरिया बच सकता है वो फ्रंट पे बोर्ड की तरफ निकालें और फिर स्टूडेंट्स को भी ज़रा अच्छे तरीके से अरेंज करें क्लास में। बाज़ औक़ात बेतरतीब बैठे हुए स्टूडेंट्स की वजह से भी क्लास ओवर क्राउड लगती है, तो क्लास का जो बेस्ट सिटिंग प्लान है कि आपके जो सबसे ज़्यादा हाइट वाले बच्चे हैं उन्हें दीवार के साथ, उससे कम हाइट वाले बच्चों को उनके साथ और फिर सबसे छोटी हाइट वाले बच्चों को फ्रंट पे बिठाएं कि जब मॉनिटर क्लास में एंटर हो तो क्लास एकदम खड़ी हो तो एक अच्छा सा सीन देखने को मिले और तमाम स्टूडेंट जो है वो इस तरीके से आसानी से बोर्ड को भी असेस कर सकते हैं और किसी को भी बोर्ड देखने में या टीचर्स को बच्चों के फेसेस देखने में दिक्कत का सामना नहीं होगा। उसके बाद जी क्लास कैपेसिटी के बाद है अटेंडेंस ऑफ द डे, यानी पहला तो जो टोटल था वो टोटल क्लास स्ट्रेंथ के ऊपर सारा डाटा जो है वो बेस कर रहा है। अब बारी है क्लास अटेंडेंस ऑफ द डे, यानी उस दिन उस क्लास के टोटल कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि पेफ स्कूल्स में ऐसे बच्चे नहीं होते, लेकिन लेट्स सपोज अगर कोई ऐसा बच्चा मौजूद है जो अभी न्यू एडमिशन है जिसको आपने विड्रॉल में एंट्री नहीं दी, बाज़ औक़ात यहाँ ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि वो बच्चे जिनको सिस में एंटर नहीं किया गया होता तो टीचर्स को लग रहा होता है शायद ये अनरजिस्टर्ड बच्चे हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। अनरजिस्टर्ड बच्चा वो होता है जिसका आपके मैनुअल रिकॉर्ड में एंट्री नहीं होती। वो तमाम स्टूडेंट जिनकी आपके मैनुअल रिकॉर्ड में एंट्री हो चुकी होती है वो अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट्स नहीं होते। इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है कि मॉनिटर इस चीज़ को तो नहीं लिख रहा कि आपकी क्लास में ऐसा कोई बच्चा मौजूद भी नहीं है और वहाँ मॉनिटर ने इस कॉलम में अगर कोई स्ट्रेंथ ऐड कर दी है तो इसको एक्स्ट्रा कॉन्शियस होकर चेक करने की ज़रूरत है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर इफ़ नॉट अवेलेबल मेंशन कोड गिवन बिलो। इंफ्रास्ट्रक्चर क्लासरूम के इंफ्रास्ट्रक्चर में चंद एलिमेंट्स जिनको मॉनिटर ऑब्जर्व करता है तो उसकी कोडिंग इस हर क्लास के सामने लगा रहा होता है। लेट्स सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर कोडिंग में सबसे पहले अगर वो डी लिखता है तो इसका मतलब कि वहाँ पे वो ऑब्जेक्शन कर रहा है कि इस क्लासरूम में डोर नहीं है। अगर डब्ल्यू लिख दिया तो वो विंडो को क्लेम कर रहा है, वी लिख दिया है तो उसका क्लेम है वहाँ के वेंटिलेशन का प्रॉब्लम है। अगर एफ़ लिखा है तो इसका मतलब ये है कि वो उस क्लासरूम में फ़ैन को ऑब्जेक्शन कर रहा है, फ़ैन कम है, ज़्यादा है या ठीक नहीं है। अगर एफ़ कोड कर दिया उसने आगे तो इट मीन कि वो फ़ैन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी ई से डिनोट करेगा और डब्ल्यू बी अगर लिख दिया तो इसका मतलब वाइट बोर्ड को प्रॉब्लम कर रहा है। और हमें इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है क्योंकि अगर किसी क्लास के पास क्लासरूम नहीं है तो उसे 1% पेनल्टी है, जबकि अगर उसी क्लास में वाइट बोर्ड नहीं है तो उसकी पेनल्टी का रेशो जो है वो 5% है। लिहाजा इस चीज़ का ख़ास तौर पे हमें ध्यान रखना है। उसके बाद क्लास पैसेज वे अगर पी लिख दिया तो इसका मतलब है कि वो क्लेम कर रहा है कि क्लास में गुजरने का रास्ता है। आई लिखा है तो वो क्लास को प्रॉपर क्लासरूम मेंटेन नहीं कर रहा, लिख नहीं रहा। उसके बाद एन एल लिख दिया है तो उससे मुराद के नेचुरल लाइट का इशू है। फर्नीचर कंडीशन का मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ए बी सी कैटेगरी में अगर वो फर्नीचर कंडीशन में जोन सी भी कैटेगरी लगाता है तो ए है तो उसके मतलब है कि फ़र्नीचर यूजेबल है, बी है तो रिपेयरेबल है और अगर सी है तो रिप्लेसेबल है, यानी वो हमारे फर्नीचर की टोटल स्ट्रेंथ में ऐड नहीं हो रहा। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट क्लास वाइज वो तमाम स्टूडेंट्स की टोटल तादाद जो कि उस दिन की प्रेजेंट नहीं बल्कि टोटल तादाद, टोटल से मुराद अगर एक क्लास के रजिस्टर में 40 बच्चे हैं तो वो यहाँ 40 ही लिखेगा। लेकिन अगर उस 40 में से कोई एक बच्चा स्ट्रोक ऑफ हो चुका है तो यहाँ क्लास की टोटल तादाद जो है वो 39 होगी, ना कि जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है वो उसको यहाँ पे नोट करेगा। लिहाजा इसे क्लास वाइज देखना जो है एहतियात से देखना चाहिए। उसके बाद टोटल स्टूडेंट स्ट्रेंथ मीन्स टू से कैंपस की होल स्ट्रेंथ नर्सरी टू अप टू 5th 8th या 10th जिस लेवल का स्कूल है उस क्लास तक जो है वो उसकी टोटल स्ट्रेंथ को जो है वो टोटल स्ट्रेंथ के कॉलम में ऐड करेगा। कैंपस मेन या सब, यानी आगे दो कैंपसेस अगर कोई ब्रांच दो कैंपसेस पर मुश्तमिल है तो जिस कैंपस की मॉनिटरिंग हो रही है अगर मेन है तो वो मेन पे टिक कर देगा, अगर सब है तो वो सब पे टिक कर देगा और वो सारी इन्फॉर्मेशन उस कैंपस के हवाला से होगी। आप भी उसको उसी तरीके से रीचेक करेंगे कि क्या हमारी जो मौजूदा मालूमात है वो उसने अच्छे तरीके से फिल की हैं या नहीं। नेक्स्ट
पैनलाइज फ्रेमवर्क पे बात करेंगे। जैसा मैंने अभी शेयर किया कि ड्यूरिंग मॉनिटर अगर कुछ चीज़ों को क्लेम करते हैं तो फिर उनके साथ साथ जो पेनल्टीज़ हैं उसमें चंद एक पैनलाइज फ्रेमवर्क की चीज़ें जो टीचर से रिगार्डिंग है वो शेयर करती चलूँ। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन कंप्लायंस और पेनल्टीज़। अगर मनी चार्जिंग की जाती है तो उस पर 20%, कॉर्पोरल पनिशमेंट 20%, अटेंडेंस लेस देन 90% तो करंट अटेंडेंस पे बेस करेगा। मल्टी ग्रेडिंग कंडक्टिंग से मुराद एक से ज़्यादा क्लासेस का एक रूम में बैठ के पढ़ना। इनकम्प्लीट फर्नीचर फॉर मोर देन 5% स्टूडेंट्स, यानी क्लास में अगर 40 की क्लास है तो वहाँ कम से कम 35 बच्चों का फर्नीचर मौजूद होना ज़रूरी है। इससे कम फर्नीचर पर जो है वो फ़ाइन होगा। वेंटिलेशन और नो एग्जॉस्ट, वेंटिलेशन के साथ साथ वेंटिलेशन या एग्जॉस्ट का होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो उस सिचुएशन में 1%, वाइट बोर्ड ना होने पे 2%, ओवर क्राउडिंग क्लास पे 1%। ओवर क्राउडिंग जैसे मैंने पहले भी शेयर किया कि ओवर क्राउडिंग का मतलब है कि अगर 40 क्लास की स्ट्रेंथ है तो 40 से ज़्यादा बच्चों का वहाँ बैठे होना ओवर क्राउडिंग के ज़ुमरे में आता है। लेकिन अगर क्लास बेतरतीब बैठी है और वो रूम कैपेसिटी से ज़्यादा शो हो रही है तो वो भी ओवर क्राउडिंग के ज़ुमरे में चली जाती है। कंजस्टेड क्लासेस, कंजस्टेड में भी सेम लाइक के बच्चे तंग बैठे हुए हैं। सफाई का क्लास में ना होना, अनक्लीननेस, इलेक्ट्रिक वायरिंग नॉट सेफ, स्कूल टाइमिंग अकॉर्डिंग गवर्नमेंट्स अगर नहीं है तो कंजस्टेड क्लासेस पे वार्निंग है, अनक्लीनेंस पे 1% फ़ाइन है, इलेक्ट्रिक वायरिंग नॉट सेफ पे 1% फ़ाइन, स्कूल टाइमिंग अकॉर्डिंग गवर्नमेंट अगर नहीं है तो 2%, मिसबिहेवियर विद पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स 5%, यूटिलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट फॉर पर्सनल पर्पस 10%, रिकॉर्ड अटेंडेंस रजिस्टर 2%। ये चंद एक मेजर कंपोनेंट्स हैं जिनका ड्यूरिंग क्लास टीचर अगर फोकस कर लेती है तो स्कूल को किसी भी किस्म की परेशानी से बचाया जा सकता है और अपनी मैनेजमेंट की हेल्प की जा सकती है। लिहाजा क्लास को टीच करते वक्त साथ साथ इन पहलुओं पे भी गौर रखें कि हमारे किसी एक्ट से हमारे अदारे की साख पे हर्फ ना आए। पैनलाइज फ्रेमवर्क रिगार्डिंग मैनेजमेंट, वो तो टीचर्स के एंड से चीज़ें थी। अब वो सारी चीज़ों को देखना प्रिंसिपल का भी काम है, लेकिन उसके साथ साथ मज़ीद कुछ कंपोनेंट शेयर करूँगी जो कि मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी है, उसको चेक करना। नंबर फर्स्ट पे वही मनी चार्जिंग, कॉर्पोरल पनिशमेंट, अटेंडेंस लेस देन 90%, मल्टी ग्रेडिंग कंडक्टिंग इनकम्प्लीट फर्नीचर फॉर मोर देन 5% स्टूडेंट, वेंटिलेशन, नो एग्जॉस्ट, वाइट बोर्ड, ओवर क्राउडिंग क्लास, कंजस्टेड क्लास, अनक्लीननेस, इलेक्ट्रिक वायरिंग नॉट सेफ, स्कूल टाइमिंग अकॉर्डिंग गवर्नमेंट, मिसबिहेवियर with parents of student, utilization of student for personal purpose, record attendance register, improper record, registration letter, fitness certificate and hygiene certificate। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कुछ मुद्दत के लिए यानी 1 ईयर या 5 ईयर्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। सो महीना मुद्दत के बाद इनको रिफ़्रेश करवाना, रीन्यू करवाना इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। लिहाजा टाइम टू टाइम अपने इन सर्टिफिकेट्स का जो है वह को ज़रूर चेक करते रहें ताकि वक्त रहते इनको दोबारा रीन्यू करवाया जा सके। सिक्योरिटी मेजर्स, मेंटल डिटेक्टर, फेंस, कैमरा गार्ड, जो चीज़ें भी हायर मैनेजमेंट की तरफ से अदारा को प्रोवाइड की गई हैं सिक्योरिटी मेजरमेंट्स के हवाले से, उनका चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। नॉन पेमेंट ऑफ सैलरीज, यानी सैलरी पे करते वक्त अपने सैलरी रजिस्टर की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं किसी टीचर के साइन रह जाते हैं और उसको सैलरी पे हो जाती है और सैलरी रजिस्टर की चेकिंग में ये चीज़ सामने आती है तो वो भी पैनलाइज फ्रेमवर्क का हिस्सा बनती है। ड्रिंकिंग वाटर रेशो 70 स्टूडेंट पर वॉशरूम, 70 स्टूडेंट पर वाटर पॉइंट देखना प्रिंसिपल की ज़िम्मेदारी है, उसको पूरा करके रखें। इम्प्रॉपर पेफ बोर्ड नॉट अवेलेबिलिटी, पेफ की तरफ से जारी करदा जो बोर्ड है वो स्कूल के बाहर अवेज़ा होना ज़रूरी है। साइंस लैब इन सेकेंडरी स्कूल, क्यूएटी पैक रिज़ल्ट नॉट डिस्प्ले, क्यूएटी और पैक रिज़ल्ट का नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले होना ज़रूरी है। मिस रिपोर्टिंग टू पैफ, यानी किसी भी किस्म की जो चीज़ें हैं उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन मॉनिटर को देना भी जो है वो पेनल्टी के ज़िम्मे में आता है। लिहाजा करंट इंतज़ामिया को चाहिए कि जो भी चीज़ें उसकी जो चीज़ें अवेल की गई हैं, जो एक्चुअल हकीकत है वो मॉनिटर से शेयर करे, किसी किस्म की भी मिस रिपोर्टिंग की तरफ नहीं जाए। मेल प्रैक्टिस ड्यूरिंग क्यूएटी, फेक स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर सिटिंग, इंटरफेरेंस बाय ऑनर टीचर ड्यूरिंग क्यूएटी,
यानी QAT के दौरान चंद एक अहम बातें जिनका हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमें हमारे तमाम तलबा का रिकॉर्ड्स इसमें मौजूद हो। अगर किसी किस्म की कोई टेंशन है तो उसको बिफोर टाइम अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करें। उसके बाद बच्चों का सिटिंग प्लान प्रॉपर होना चाहिए। जब टेस्ट स्टार्ट हो जाए तो ऑनर और टीचर्स की तरफ से वहाँ किसी किस्म की हर्डल या इंटरफेरेंस नहीं आनी चाहिए। इन सिचुएशंस में भी अगर टेस्ट इंतज़ामिया कोई ऑब्जेक्शन करती है तो वो स्कूल के लिए परेशानी वाली बात है। नेक्स्ट जो मॉनिटर को एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है वो टीचर इन्फॉर्मेशन परफॉर्मा, यानी हमारे स्कूल में मौजूद तमाम स्टाफ का एक डिटेल फॉर्म पहले से रेडी करके रखें। जब मॉनिटर आपसे स्टाफ की डिटेल मांगे या मॉनिटर जो डिटेल अपने पास सेव करता है उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए ये एक पेज आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप टीचर सीरियल नंबर, टीचर का नेम, टीचर CNIC, फादर नेम, फादर CNIC, टीचर की बेसिक सैलरी, उसकी क्वालिफ़िकेशन, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, एक्सपीरियंस, आपकी इंस्टीट्यूशन के अलावा दीगर इंस्टीट्यूशंस का टोटल एक्सपीरियंस उसका यहाँ पे आप लिखेंगे। PEF ट्रेनिंग्स, यानी अगर आपके स्कूल में ली जाने वाली या दीगर किसी इंस्टीट्यूट में रहते हुए PEF की तरफ से अगर कोई ट्रेनिंग उसने ली हुई है तो उनकी तादाद यहाँ पे शो करनी है। लास्ट में आप लोगों से जो है वो चंद अहम चीज़ें शेयर करना चाहूँगी कि ड्यूरिंग मॉनिटरिंग PEF मॉनिटर लिमिट्स सबसे अहम मरहला बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि मॉनिटर स्कूल में एंटर होता है तो इंतज़ामिया इस कदर परेशान हो जाती है, उसे लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ आ गई है, जबकि वो मॉनिटर जो आपके स्कूल में मॉनिटरिंग के लिए आया है उसके भी कुछ लिमिट्स फाउंडेशन की तरफ से लगाई गई हैं। अगर मॉनिटर उन लिमिट को क्रॉस करता है तो फिर आप अच्छे तरीके से उससे बातचीत कर सकते हैं। सबसे पहले तो ड्यूरिंग मॉनिटरिंग मॉनिटर विल रिमेन्स पोलाइट विद स्कूल मैनेजमेंट। अगर कहीं वो हार्शनेस का मुजाहरा करता है तो फिर आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। मॉनिटर विल कंप्लीट द मॉनिटरिंग प्रोसेस ड्यूरिंग स्कूल टाइमिंग के बाद अगर तो आप अपने जो है वो मॉनिटर को स्कूल टाइमिंग जो आपकी है अगर उससे वो एक्सीड कर रहा है तो आप उससे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। चेक इफ़ PEF मॉनिटर वेयर हिज हर कार्ड और नॉट, अगर उसने अपना फाउंडेशन की तरफ से जारी करदा कार्ड हैंग नहीं किया हुआ जो उसका आइडेंटिटी कार्ड है तो आप उस मॉनिटर को कभी भी अपने स्कूल में एंट्री की इजाज़त नहीं देंगे। यानी सबसे पहला काम मॉनिटर से उसका कार्ड चेक करें क्या वो वाकई ही फाउंडेशन की तरफ से भेजा गया नुमाइंदा है या कि फिर कोई भी पर्सन आके हमें इंतज़ामिया को डिस्टर्ब कर रहा है। मॉनिटर विल नॉट बी अलाउड टू कंडक्ट टीचर मीटिंग्स, टीचर मीटिंग उसे अलाउ नहीं है, वो कभी भी टीचर मीटिंग कॉल नहीं कर सकता। इफ़ मॉनिटर वांट टू सीक एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स प्रिंसिपल मस्ट बी रिमेन देयर, यानी अगर उसे बच्चों से या टीचर से किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो प्रिंसिपल की मौजूदगी में ही लेगा। आप अगर वो आपको वहाँ से मूव करने के लिए बोलता है तो आप उसको बोल सकते हैं कि सॉरी, आपको जो भी बातचीत करनी है आप मेरी मौजूदगी में करें। हाँ, आप वहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन लेते वक्त उसके दरमियान इंटरप्ट नहीं करें, बट वहाँ से मूव नहीं करेंगे। नो नीड टू मेंटेन नेसेसरी रिलेशनशिप विद मैनेजमेंट, उसे मैनेजमेंट के साथ किसी भी किस्म के अननेसेसरी रिलेशंस की परमिशन नहीं है। नो नीड टू लेट द मेंशन अलोन बी विद हिम हर ड्यूरिंग होल विजिट, यानी पूरे विजिट के दौरान मॉनिटर को हरगिज़ इजाज़त नहीं है कि वो स्कूल में अकेला घूमता फिरे। आप उसके साथ रहें हर वक्त और अपने पूरे स्कूल का अच्छे से मुआयना करवाने के बाद उसकी रिपोर्ट को सबमिट करवाएं। कहते हैं कि अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो, भीड़ हिम्मत तो देती है पर शनाख्त छीन लेती है। शुक्रिया।